बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं फरा और मैं हमजा। खुशामदीद आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। और आज आते हुए फरा मौसम कितना बेहतरीन था, इतना अच्छा लग रहा था ना ऑफिस आते हुए कि इतना खूबसूरत आसमान, इतना खूबसूरत समा था और आपका दिल कर रहा था कि बस ड्राइव करते जाएं करते जाएं करते जाएं। हाँ, यही वो गलती है जो कि हम बहुत ज़्यादा करते हैं। हमजा बहुत अच्छा मौसम एंजॉय कर रहे हैं और एक्सप्लेन कर रहे हैं, और वाकई ये जो हमजा कह रहे हैं ना बिल्कुल ठीक है कि सुबह मौसम इतना, और ये सिर्फ यहाँ नहीं, जैसे ही मैंने मौसम देखा ना तो मैंने फ़ौरन घर फ़ोन किया और मैंने कहा वहाँ पे मौसम कैसा है, तो पता चला रात से बारिश हो रही है। और फिर मुझे फील हुआ कि वो ये तो थोड़ी बारिश हो रही है, वहाँ पे तो ज़्यादा हो रही है। एंड देन मैंने आके खबरें सुनी तो मुझे पता चला इस्लामाबाद जीत गया। कराची में बहुत धुआंधार किस्म की रात से बारिश हुई, तो मुझे लगा लाहौर फिर पीछे रह गया। लेकिन अगर आपने पिछले दिनों हमजा वो रिपोर्ट पढ़ी हो ना जहाँ पे आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स बताते हैं, तो लाहौर जो है वो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त था, नंबर 1 था। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये थोड़ी थोड़ी भी सही ये गनीमत है, ये गनीमत है। और ये स्मोग कम हुई है, हम देख सकते हैं। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे। वाह 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 वाह, क्या खुद ही कर दूं मैं। क्या बात है। अच्छा, जब आप आ रहे होते हैं ऐसे अच्छे मौसम में तो गाना कौन सा लगाते हैं? गजल। ऐसे मौसम में गजल मैंने आपको सुनाई है, वो गजल का मतला सुना दिया। मैंने कहा मतला तो शायद हो सकता है याद आ गया हो ऐसे अजराहे तकल्लुफ, लेकिन सुनते भी हम गजल ही हैं। नहीं, ऐसे मौसम में तो अच्छी लगती है ना, स्लो सा सुबह सुबह। लेकिन हमजा बहुत जिसे कहना चाहिए ना एक जिसकी एस्थेटिक सेंस बड़ी कमाल होती है, जो म्यूजिक को चीज़ों को बड़ा ज़बरदस्त एंजॉय करता है और चीज़ों के साथ रिलेट करता है, वेल एडवांस ऑफ हिज एज। ये शौक जो है नहीं कोई तकरीबन जाके खासी उम्र में जाके होते हैं गज़लों। लेकिन अच्छी बात है, आप इस मौसम को एंजॉय करें। और सर्दी बढ़ रही है, सब अपना ख्याल भी ज़रूर रखें। अब हम आप सबका ख्याल रखते हुए टॉप स्टोरीज की जानिब बढ़ रहे हैं। कोरोना वबा रोकने के लिए सिंध में कारोबारी मराकज़ सुबह 6 से शाम 6 तक खुले रखने की इजाज़त ताजरों ने ठुकरा दी। सिंध और पंजाब के सरकारी और निजी दफातर में 50% कम स्टाफ होगा। दफातर में आधे मुलाजमीन रोटेशन के तहत घर से काम करेंगे। वफाकी हुकूमत का ज़्यादती के वाक़यात की रोकथाम के लिए बड़ा इक़दाम रेप के मुजरिमों को नामर्द करने का कानून लाने की मंजूरी दे दी। हुकूमत ने इंसदाद रेप के कानून के मुसव्विदे को भी हतमी शक्ल दे दी। मजाक में वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद बच्चों के हीरो बन गए। तालीमी इदारों में छुट्टियां, सोशल मीडिया पर शफकत महमूद टॉप ट्रेंड बना रहा। किसी ने ताज पहनाया और किसी ने बादशाह बनाया तो किसी ने अगला वजीर आज़म ही बना डाला। और अगर सर्दियों में गुजरात जाएं तो दुम्बे का नमकीन गोश्त काबली पुलाव के साथ ज़रूर खाएं। जीटी रोड की ये सौगात अपनी खुशबू के ज़रिए ही आपको दूर से अपनी जानिब खींच लाएगी। सुबह सुबह खाने पीने की बात है। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये कमेंट जो है वो ज़रूर आएगा कि सुबह सुबह खाने की बात, और खाने के लिए सामने जो है कुछ नहीं चाय के अलावा। लेकिन इस मौसम में चाय भी कितने मज़े की लगती है। चाय भी बहुत अच्छी है, और ये जो गर्म कप है ये फरा के लिए बहुत अच्छा है। मैं देख रहा हूँ फरा तब से ना ऐसे इसकी हिद्दत ले रही है ताकि हाथ जो है ना वो भी थोड़े थोड़े गर्म तापे जाए। अच्छा हमजा, हाथ तापने का भी क्या मज़ा है ना सर्दियों में, बहुत ज़्यादा। मतलब आप जो बैठ के हाथ तापते हैं तो वो अच्छा। अगर आपको ये मौका मिले, जो कि हमने भी अपने नाज़रीन को बताया कि घर बैठ के काम करें, तो आप कितने खुश होंगे, नाराज़ होंगे, परेशान होंगे? नहीं, घर बैठ के काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुझे लगता है कि बाहर आके ऑफिस आके जो काम करना है वो बेहतरीन। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है कि ये बड़ी बात है कि अगर गवर्नमेंट इस तरह की सहूलत दे रही है और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन उस पर जाने से पहले हम आपके साथ अगर शेयर करें कि पाकिस्तान की टॉप 100 वेमेन और उसकी लिस्टिंग की गई है, उसमें बरतानवी नशरियाती इदारे BBC की जानिब से 2020 के लिए 100
बाअसर ख़वातीन की फहरिस्त जारी की गई, और जिसमें नामवर पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान और वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी सानिया निश्तर के नाम शामिल हैं, जो पाकिस्तान के लिए एक फ़ख्र की बात है और ये हमारा प्राइड है। बिल्कुल, नो डाउट ये हमारा प्राइड है, इसलिए कि अगर माहिरा खान की बात की जाए तो एक तो वैसे भी मुझे बहुत पसंद है बिकॉज ऑफ हर एक्टिंग स्किल्स, और उसके ज़्यादा जो चीज़ें हम अभी आपको बताने लगे, यानी एक इंसान होता है ना जो सिर्फ आर्टिस्ट नहीं होता, वो एक अच्छा इंसान भी होता है, वो सोशली रिस्पॉन्सिबल भी होता है, वो दूसरों के लिए ख्याल भी करता है, कंट्रीब्यूट भी करता है। तो मुझे लगता है कि ये जो लिस्टिंग की गई है और उसमें जो माहिरा खान का नाम शामिल किया गया है, उसमें इन तमाम ट्रेड्स को और इन तमाम चीज़ों को उन्होंने कंसिडर किया है कि उन्होंने बहुत सारे जिनसी हरासगी के मामले की खुल की मुखालफत की, रंग गोरा करने वाले क्रीम्स की तशहीर जो है उससे मना किया, नस्ल परस्ती के ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ उठाई, और फिर भी छोटे छोटे ऐसे काम जो कि वो अक्सर करती रहती हैं जहाँ पर वो कंट्रीब्यूट करती हैं माशरे के अंदर। बिल्कुल, समाजी मसाइल को फिल्म और TV के ज़रिए उन्होंने उजागर किया, जबकि डॉक्टर सानिया निश्तर को एहसास प्रोग्राम के ज़रिए लाखों लोगों की ज़िंदगी बदलने पर उनकी खिदमात को सराहा गया है। कोरोना के अंदर खुसूसी तौर पर बड़ी मेहनत की सानिया निश्तर ने, और BBC के मुताबिक सानिया निश्तर ने गुर्बत के खात्मे और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम के ज़रिए आम लोगों को बाइख्तियार बनाकर फलाही रियासत की जानिब इक़दामात उठाए हैं। ये तो है कि 2020 के लिए 100 बाअसर ख़वातीन, और उसमें पाकिस्तान की 2 ख़वातीन का नाम शामिल होना, जिसको हम बार बार जिक्र करें, वी रियली टेक प्राइड इन आवर वुमेन। अगर हम बात करें कि UN में और पीस कीपिंग में वहाँ पर ख़वातीन कितना भरपूर किरदार अदा कर रही हैं, हमारी वहाँ पर जो ख़वातीन है हमारे लिए वो भी काबिल फ़ख्र है, लेकिन इन 2 ख़वातीन का दुनिया की बाअसर ख़वातीन की लिस्ट में शामिल होना यकीनी तौर पर हम सब के लिए एक मोमेंट ऑफ प्राइड है। बिल्कुल ऐसे ही है, और हम इन्हें सैल्यूट करते हैं दोनों को, और आगे बढ़ते हैं जो कि बहुत अहम मामला रोज़ हुआ। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी बराए कोरोना का अहम इजलास हुआ, जिसमें तालीमी इदारों के मुतालिक जो शफ़क़त महमूद साहब की तमाम सिफारिशात थी उनकी तौसीक़ कर दी गई है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और NCOC के सरबराह असद उमर ने आवाम को खबरदार किया, और ये खबरदार बारहा किया गया है हुकूमत की तरफ से और असद उमर साहब की तरफ से कि कोरोना की दूसरी लहर पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकती है। बंद कमरों वाले रेस्टोरेंट्स पर फौरी पाबंदी लगा दी गई है। मुल्क में इस वक्त बड़े बड़े सियासी इज्तिमात हो रहे हैं जिनकी वजह से सूरत हाल तशवीशनाक होती जा रही है। ये कहना था असद उमर का, उन्होंने क्या कहा हम आपको सुनाते हैं। बदकिस्मत देख रहे हैं कि अभी भी बड़े बड़े इज्तिमात किए जा रहे हैं। जो इंडोर रेस्टोरेंट हैं, यानी अंदर बंद कमरों के अंदर जो खाने पीने के रेस्टोरेंट्स हैं, उनको बंद करने का फ़ैसला किया गया है। जो आवाम की ज़्यादातर जगह होती हैं, जिनको जिस तरह ट्रकर के अड्डे हैं, ढाबे जिनको उर्फ़-ए-आम में कहा जाता है, ये पाबंदी उसके ऊपर नहीं होगी जो खुले हुए हैं। बिल्कुल जी। दूसरी जानिब मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने यह कहा है कि हालिया शरह अमवात देखकर अंदाज़ा हो रहा है कि वबा तेज़ी से फैल रही है और अपना असर भी दिखा रही है। उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। जो हमारी शरह है अमवात की, उसमें एक वाज़ेह इजाफा नज़र आ रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 48 लोगों की डेथ हुई। इससे पहले कई हफ्ते पहले जब हमारे यहाँ सूरत हाल बेहतर थी और वबा कुछ बेहतर कंट्रोल में थी, तो औसतन 6, 8, 10 इससे कम अमवात हो रही थी। जब हमारी सूरत हाल बेहतर थी तो ये शरह तकरीबन 2% से भी नीचे रह रही थी। कई हफ्ते हम 2% से नीचे रहे हैं। अब ये 7.5% पे पहुँची हुई है। इसको अगर आप एक और तरह से देखें तो 3 से ज़्यादा गुना का इजाफा हो चुका है। 7.5% पे पहुंची हुई है और 30% से ज़्यादा इजाफा हो चुका है। अम्मात में मुसलसल इजाफा हो रहा है, लेकिन हमारे रवैये हैं कि बदलते नहीं हैं। ना हम मास्क पहनने के लिए तैयार हैं, ना ताजर ये हुक्म मानने के लिए तैयार है कि दुकानें बंद की जाएँ। सूरत हाल क्या है मुख्तलिफ शहरों में, ये जानेंगे हम। कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं इब्राहिम रिंद, हमारे साथ लाहौर से होंगे फ़हीम अमीन, और पेशावर से हमारे साथ हैं जहांगीर शहजाद। तो हमसे इनसे बातचीत, बिल्कुल इनसे बात, पहले कहाँ चलें? पहले लाहौर चलते हैं और फ़हीम से बात करते हैं। जी फ़हीम, बताइएगा इस हवाले से कितना SOPs का हम ख्याल रख रहे हैं? हुकूमत अब बता रही है कि शरह अमवात भी बढ़ गई हैं। क्या लाहौरी SOPs पर कुछ अमल कर रहे हैं, और क्या जो हुकूमत की जानिब से कुछ चीज़ों को बंद करने का कहा गया वो बंद हैं या अभी तक वो खुली हुई हैं?
हमजा, बहुत शुक्रिया बात करने का। और अहम चीज़ ये है कि आपने बात की कि लाहौरिये इन SOPs पर किस तरह अमल दरामद कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ हम लाहौर की बड़ी मारूफ मार्केट इचरा गए तो वहाँ पर लोगों की जानिब से बिल्कुल SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा था। यहाँ तक कि वहाँ पर छोटी उम्र के बच्चे, बुजुर्ग जिनका आम तौर पर कहा यह जा रहा था कि कोरोना बेशक उसकी वबा में शिद्दत में नरमी भी हो तो उनका बाहर निकलना मुनासिब नहीं है, तो वो भी वहाँ पर मौजूद थे। और यही सूरत हाल लाहौर की दीगर मार्केटों की है। मास्क का इस्तेमाल तो लाहौर के शहरियों ने तकरीबन तर्क ही करके रख दिया है। कोई SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। और ख़ास तौर पर जो शादी ब्याह के हवाले से तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है उसकी उनमें से शादी हालों पर तो पाबंदी लग गई, लेकिन अभी भी ओपन एयर पे भी फंक्शंस जारी हैं। और जाहिर बात है जब इस 200-250 लोग ऐसे रिश्तेदार जो कि तवील अरसे बाद मिलेंगे तो वो समाजी फासले का ख्याल तो रखेंगे नहीं, लिहाजा वहाँ पर भी SOPs को जो है वो यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया है। अब यही सूरत हाल ये देखिए कि जो स्कूल हैं उन्हें भी बंद कर दिया गया है, कल से वो भी बंद हो जाएंगे। यूनिवर्सिटीज़ और दीगर तालीमी अदारों को भी बंद कर दिया जाएगा। लेकिन लाहौर का ताजर तबका जो है वो अभी भी मुजाहमत करने को तैयार है। उनका ये कहना है कि जो नए औकात कार NCOC की मीटिंग में तय किए गए हैं वो उन्हें किसी सूरत कबूल नहीं, उनके साथ थोड़ी सी मशावरत की जाए और उसके बाद जो है नए औकात कार जो है उनके इतला करने के हवाले से बात की जाए। अगर मजमूई तौर पर देखें तो लाहौर शहर में गुज़िश्ता रोज़ 8 हलाकतें हुई थी और उसके बाद भी लोग इस कोरोना SOPs को संजीदगी से नहीं ले रहे। हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से तदीद बार जो है ऐलानात किए जाते हैं, इसके ऊपर एक्शन लिया जाता है, गिरफ्तारियां की जा रही हैं, FIRs कटवाई जा रही हैं, लेकिन लाहौरिये जो हैं अभी इन SOPs पर अमल दरामद करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था जहां पर के सरकारी मुलाजिमीन को दफातर में कम हाजिरी का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, कुछ उसके बारे में भी अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, सूबाई हुकूमत की जानिब से भी तो इस पर बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से ये वाज़े हदायत जो हैं वो सरकारी महकमों को कर दी गई हैं। और इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ LDA की जानिब से भी एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि 50% अमला जो है वो दफातर में आए। और इसी तरह के जो दीगर महकमे हैं सूबाई उनकी तरफ से नोटिफिकेशन तो कर दिया गया है और आज उसके ऊपर अमल दरामद देखना है कि किस तरह किया जाता है, क्योंकि सरकारी महकमे जो हैं वैसे भी वहाँ पर लोगों की जानिब से ये शिकायत मिलती है कि जो सरकारी अफसरान हैं वो आते ही नहीं हैं, जो आते हैं वो काम नहीं करते। तो इस कोरोना वबा के ऊपर भी यही सूरत हाल है कि उनका ये कहना है कि जो अब देखना। कराची जाने की इजाज़त दीजिए। इब्राहिम रिंद कराची से हमारे साथ हैं। इब्राहिम, बताइएगा, सिंध भर में मज़ारात और दरगाहों को बंद कर दिया गया, इसकी क्या तफसीलात हैं? जी देखें, बिल्कुल हुकूमत की जानिब से ये भी एक इकदाम उठाया गया है कि वहाँ पर आने वाले जो मज़ारात पे या दूसरे ज़ायरीन हैं उनको कम से कम किया जा सके, लेकिन बड़ी तादाद में लोग अभी भी मज़ारात पे पहुँच रहे हैं। लेकिन हुकूमत की जानिब से इसकी जो कोरोना की रोकथाम के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं और मज़ीद जो है इस पर सख्ती भी करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, क्योंकि सिंध भर में एक बार फिर जो है कोरोना की जो लहर है दूसरी ये शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। जो पहले की कोरोना की लहर थी उसमें तमाम लोग एहतियात भी अपना रहे थे, मास्क भी पहन रहे थे और ग्लव्स पहन रहे थे और मार्केटों का रुख भी कम कर रहे थे। लेकिन इस बार जो है कोरोना की शिद्दत में काफ़ी हद तक इजाफा होता जा रहा है और लोग बिल्कुल एहतियात अपना नहीं रहे, जिसकी वजह से इनकी तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। और रोज़ाना की बुनियादों पर 1200 से 1500 नए कोरोना के केसेस सिंध भर में रिपोर्ट हो रहे हैं और 10 से 15 अफराद जो है वो जहाँ भाग भी हो रहे हैं। जबकि इसके अलावा अगर बात कीजिए कराची के बड़े अस्पतालों की, तो बड़े अस्पताल में सिविल अस्पताल, जिना अस्पताल और जो है लियारी जनरल अस्पताल शामिल है, जहाँ पर कोरोना के मरीजों को दाखिल किया जा रहा है। और जिना अस्पताल मुकम्मल तौर पर भर चुका है, जहाँ पर मजीद मरीजों को दाखिल करने की वहाँ पे सहूलत ही नहीं रही। जबकि इंडस अस्पताल जो फलाई इदारा है वो भी भर चुका है। अब सिर्फ सिविल अस्पताल 175 बेड में से सिर्फ जो है 40 बेड खाली रह गए। बाकी अस्पतालों का हाल भी यही है कि वहाँ पे सहूलियात ही नहीं है। जबकि इसके अलावा हुकूमत सिंध ने कोरोना सहूलियात मौजूद नहीं है। बिल्कुल इब्राहिम, आप हमारे साथ रहें। पेशावर का क्या अहवाल है जानते हैं जहांगीर शहजाद से। जहांगीर, मुल्क भर में कोरोना से मुतासर होने वाले तिब्बी अमले की अगर तादाद की बात की जाए तो वो 10,000 से भी तजावुज़ कर गई और सबसे ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो मुतासर हुए। हुकूमत उनके लिए क्या कर रही है? हिफाजती किट्स क्या उनको मुहैया की गई हैं, नहीं की गई, वो बताइएगा।
जी बिल्कुल, हुंजा पेशावर में जो है कोरोना जो है बेकाबू हो रहा है, और ख़ुसूसन पेशावर में। मैं थोड़ी सी आपको सूरत हाल बता दूँ कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 9 मरीज़ जो है कोरोना से मुतासरा चल बसे हैं, जिनमें से 5 जो है ताल्लुक पेशावर से है और 4 हरीपुर से है। और इसी तरह जो है तकरीबन 1300 से ज़ायद जो है अब जो तादाद होगी, मरने वालों की तादाद 1300 से ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से कोरोना जो सूरत हाल है उसकी वजह से जो है अब हुकूमत जो है स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ भी जा रही है। गुज़श्ता रोज़ है 10 जो है मकामात जो है, जो पेशावर यूनिवर्सिटी है, सदर है और मुल्का इलाके हैं, 10 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन जो है लगा दिया गया है। जहाँ तक मैं SOPs की बात करूँ तो पेशावर में SOPs पर बिल्कुल अमल दरामद नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो है महकमा सेहत की टीमें जो है असिस्टेंट कमिश्नर और AC पेशावर के हमरा मुख्तलिफ मकामात पर छापे मार रही हैं। गुज़श्ता रोज़ की सफ़ानी बाज़ार जो कि पेशावर का मशहूर बाज़ार है, उसमें 300 दुकानें जो है वो सील कर दी गई है SOPs पर अमल दरामद न होने की वजह से। इसी तरह जो है घंटा घर के करीब जो है चौक शादीपीर वहाँ पर भी सील कर दिया गया है, जिसके बाद दुकानदारों ने जो है बेकाबू होकर दुकानों के न सिर्फ ताले तोड़े बल्कि कारोबार दोबारा शुरू कर दिया, जिसकी वजह से 13 जो है अफराद जो है 32 अफराद सारी जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और सूरत हाल जो है वो बेकाबू है। जहाँ तक डॉक्टरों को किट फराहम करने का ताल्लुक है तो पेशावर के तमाम अस्पताल जो है इस वक्त, जिसमें LRH है, HMC है और KTH, वहाँ पर गुंजाइश से ज़्यादा जो है कोरोना पेशेंट वहाँ आ गए हैं। हुकूमत की तरफ से वो बता रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। इमरान की तरफ चलें। इतनी सर्दी में वो खड़े होंगे इस्लामाबाद में, मेरा ख्याल है सर्दी कितनी है इमरान, ये भी बताइएगा, बारिश हो रही है या नहीं हो रही है? और दूसरा, इस्लामाबाद में हॉस्पिटल्स की क्या सूरत हाल है? इब्राहिम रंद ने हमें कराची से बताया कि वहाँ पर तो तकरीबन सारे अस्पताल भर गए, तो वफाकी दारुल हुकूमत में इस वक्त क्या हालात हैं? सर्दी की जहाँ तक आपने बात की तो आपके प्रोग्राम में जो आखिरी पेपर दिया था वो मैंने स्कर्दो से दिया था, वो उसके मुकाबले में तो इस्लामाबाद की सर्दी कुछ ज़्यादा मुझे महसूस नहीं हो रही। बहरहाल बारिश का सिलसिला तो रात जो है वो शुरू हो गया था, अभी भी गाहे बगाहे वक्फे से बारिश जो है वो हो रही है, रिमझिम चल रही है बारिश की। लेकिन जो कोरोना की आप सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं, जैसे कि आपने पेशावर से अपने हमारे कुलीग को लिया, लाहौर से लिया, कराची से लिया, तो लेकिन काश कि मैं आपको कह सकता कि वफाकी दारुल हुकूमत जो पूरे मुल्क के लिए रोल मॉडल होता है कि यहाँ पर SOPs पर अमल दरामद होता है, यहाँ पर मास्क पहने जाते हैं, यहाँ पर जो समाजी फासला है उसको मलहूज़े खातर रखा जाता, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा। हुकूमत की जानिब से हदायत दी जा रही हैं, डायरेक्शन दी जा रही हैं, लेकिन अमल दरामद की हद तक तो कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आती। अगर आप इस्लामाबाद की अपारा मार्केट में चले जाएं, आप कराची मार्केट में चले जाएं, किसी जगह के ऊपर ना तो दुकानदारों की जानिब से SOPs पर फॉलो किया जा रहा है, ना जो लोग वहाँ पर आ रहे हैं लोगों के हजूम वहाँ पर देखा जा रहा है, ना वो मास्क पहन के आ रहे हैं, और किसी किस्म का कोई समाजी फासला जो है मेंटेन नहीं किया जा रहा। और जो अस्पतालों की सूरत हाल के हवाले से आपने पूछा है तो वो भी कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, चाहे आप पंजाब की बात कर लें, सिंध की बात कर लें, खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लें, तो मरीज़ जो है कोरोना के रोज़ बरोज़ बढ़ते चले जा रहे हैं। अमवात की शरह में भी इजाफा हो रहा है क्योंकि जो दूसरी वेव आई है, हुकूमत में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। हमारे नुमाइंदगान हमें आगाह कर रहे थे, इब्राहिम, फ़हीम, जहांगीर और इमरान ने हमें आगाह किया। आप चारों का बहुत शुक्रिया। और यही मसला है, लोग मानने को तैयार नहीं है कि कोरोना है। ताजरों की तरफ से जो रवैया है वो हमें बता रहा है कि कारोबार जो हमारे जो बंद नहीं होने चाहिए, बिल्कुल कारोबार बंद नहीं होने चाहिए, लेकिन उसके लिए फिर जो SOPs पे अमल दरामद करना है और करवाना है वो किसने करना है? कौन सा कोरोना, कौन से हिफाजती इकदाम? शहरी जो है संगीन सूरत हाल को पसे पुश डाल के अपनी जिंदगियों को तो खतरे में डालते हैं, सबके कारोबार को भी खतरे में डाल देते हैं। चेहरों पर मास्क नहीं लगाते, समाजी फासले का ख्याल नहीं रखते, कितना संजीदा ले रहे हैं शहरी, ये हम उन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। बिल्कुल पहनना चाहिए, लेकिन मैं तो उम्र के लिहाज से नहीं पहनता, सांस बंद हो जाता है। मास्क मैंने अभी उतारा, मेरे को भी घबराहट ही हो रही, मेरी तबीयत सेट नहीं। कोरोना है ही कहाँ दोस्त, कोरोना है ही नहीं, ये तो गवर्नमेंट ने बेवकूफ़ बनाया हुआ। ये मिसकॉन्सेप्शन है कि कोरोना है या कोरोना नहीं है, सही है, तो लोग जो हैं वो डबल माइंडेड हैं, तो इसलिए जो है ना वो कुछ लोग इस पर अमल कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। कोरोना नहीं है, ऐसे फैला हुआ है कि भाई कोरोना है, ये वो है, सिर्फ बाहर से पैसे खींच रहे, बस ये कोरोना है। बिल्कुल जी, ये हमारे रवैये हैं इस सीरियस मैटर को लेके, इस वबा को लेके। मुल्क भर में कोरोना केसेस में मुसलसल तेज़ी से इजाफा हो रहा है
और जैसे अभी आपने इसमें रिपोर्ट में भी देखा कि लोगों का रवैया जो है वो कहते हैं हम सारे हैं कि ये होना चाहिए, मगर जब करने की बात आती है तो वहाँ पर हम थोड़ा लैग करते हैं। ताजिर बरादरी जो है उसकी अपनी एक मंतक है, कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए कारोबार बंद नहीं करेंगे। और कराची के ताजिरों ने सिंध हुकूमत की नई कोरोना जो SOPs हैं उनको मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया और ताजिर कह रहे हैं कि छोटा ताजिर पहले ही पिस चुका है। सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कारोबारी मराकज़ बंद करने का जो फैसला है उसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। और कल को जो अमवात होंगी तो यही लोग हैं जो कि फिर वहाँ पर एहतजाज करेंगे लोगों को रख के कि हमारे मरीजों को दाखिल नहीं किया गया। मैंने ये लड़ाइयाँ देखी हैं क्योंकि मुझे आजकल अस्पताल ज़्यादा जाना होता है, तो मैं जब भी अस्पताल गई हूँ मैंने हमेशा वहाँ पे किसी ना किसी को लड़ते देखा है इस मामले के लिए कि नहीं जी आप हमारे पेशेंट को क्यों नहीं ले रहे, और पूरा हॉस्पिटल का स्टाफ उन्हें बताने के लिए खड़ा होता है कि देखिए हमारे पास बेड नहीं है, देखिए हमारे पास जगह नहीं है, देखिए आप हम इस वार्ड डाल सकते हैं, देखिए हमें ये टेस्ट करने हैं, हमें ये सस्पेक्ट कर रहे हैं हम कि कोविड है, और वो लोग कह रहे होते हैं नहीं ये आप गलत कह रहे हैं, ये तो आम बुखार है, ये हमारा पेशेंट तो कोविड का मरीज ही नहीं है, आप तो खामखाई उसको कोविड के वार्ड में डालने की कोशिश कर रहे हैं। अंजुमन ताजरान सिंध के सीनियर रुकन जावेद कुरैशी जो हैं उनसे हम जानेंगे कि उनका मौक़िफ़ क्या है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फरमाइएगा कि मुल्क भर में कोरोना के केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं और कराची के ताजिर जो है इस सूरत हाल में भी कारोबार बंद ना करने की बात कर रहे हैं। कारोबार चलाना बहुत ज़रूरी है, सब जानते हैं, लेकिन लोगों की ज़िंदगियाँ अब अगर ख़तरे में हैं तो फिर कारोबार चलाए रखना या कारोबार बंद ना करने के ऊपर जो है वो मौक़िफ़ अपना सख्त रखना, क्या इसमें हिकमत है और क्या इसमें मसलहत है? देखिए जी, आपने जो बात कही कि कारोबार बंद ना करने की बात है, ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा इशू सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमें जो टाइमिंग दी गई है सुबह 6 से शाम 6 बजे तक की, आप माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान का एक विजिट कर लें तो 6 बजे कौन से बाजार खुल जाते हैं और कौन सी मंडियां लग जाती हैं। अफसोस है कि हुकूमत कर क्या रही है कि बग़ैर मुशावरत के आनन फानन कोई अपना जो है वो ऑर्डर नाफिज कर देती है। पिछले लॉकडाउन की सूरत हाल छोटा ताजिर इस कदर वो पिसा हुआ है, वो मज़ीद अब इसके अंदर मुकम्मल नहीं हो सकता कि वो मज़ीद इस किस्म का मतलब जो वो कारोबार में वो अपने शॉर्ट टाइम में करे। शॉर्ट टाइम में अब देखें होगा क्या जी कि लोग जो हैं ज़्यादा मार्केटों में रश बढ़ेगा और उस रश की वजह से लाजमी है केसेस बढ़ने का भी अंदेशा है। तो हुकूमत को कम से कम सोच समझकर कोई भी कदम उठाए, छोटे ताजिरों को भी उनका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन हुकूमत करती क्या है पता नहीं, है ड्राइंग रूम के अंदर बैठकर अपनी पॉलिसियां बनाती है और इनको ग्राउंड रियलिटी का कुछ भी नहीं पता होता बाहर की सूरत हाल क्या है। बिल्कुल ठीक है। जावेद कुरैशी साहब, ये फरमा दीजिए कि आपने फरमाया इस हवाले से कि सुबह 6 बजे तो कोई भी मार्केट्स नहीं खुलती हैं, लेकिन ये आम हालात नहीं हैं। आप देखें स्कूल भी ऐसे कभी बंद नहीं हुए हैं और सुबह 10 से अगर रात 10 तक कारोबार हो सकता है तो उसको थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए तो उससे कारोबार पे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, और क्या मुकम्मल बंद होने से बेहतर नहीं है कि टाइमिंग कम कर दी जाए? सर, आपने जो बात कही है ये ऐसे नहीं है, हमारा मौक़िफ़ कुछ और है। हम ये कह रहे हैं कि आप सुबह 6 बजे जो 6 बजे के बाद है वो कोरोना नहीं आएगा, आप इसे कम से कम 8 से 8 कर दें। हम ताउन करने के लिए तैयार हैं, हम रियासत से झगड़ा नहीं चाहते हैं। कम से कम रियासत का भी काम है कि वो आवाम का ख्याल रखे। हमारा मौक़िफ़ ये नहीं है कि हमने फौरी तौर के ऊपर जो है हुकूमत ने अब मुझे बताया कि 6 बजे नहीं होगा, आप 8 बजे से 8 बजे तक कर दें, इंशाअल्लाह ताला पूरे मुल्क में इम्प्लीमेंट होगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। और हालात जहां ख़राब होने की बात है तो हालात तो सारा कारोबार खोलने से या बंद करने से हालात अच्छे और ख़राब नहीं होंगे, लेकिन जो SOP पे अमल ये करा लें तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी हुकूमत की कामयाबी होगी। अच्छा जावेद कुरैशी साहब, ये भी फरमाइएगा, आपके इल्म में होगा कि आज 25 नवंबर और पाकिस्तान स्ट्रैटेजी डे का नाम से दिया जा रहा है, जिसका मतलब है कि पूरी दुनिया सराह रही है हुकूमत पाकिस्तान के उन इक़दामात को जो कोरोना से निपटने के लिए पहली लहर में लिए गए कि ये मॉडल है जिसके ऊपर अमल करके आप बच सकते हैं। अब आप कह रहे हैं कि हुकूमत तो फैसले सही नहीं कर रही, मुशावरत भी नहीं कर रही, दुनिया सराह रही है उनके इन इक़दामात को। अगर हुकूमत और आपके दरमियान नहीं तय होते जो आप मौक़िफ़ अपना रहे हैं मामला, तो फिर क्या सोचा आपने, कैसे आप रिएक्ट करेंगे, या मान लेंगे या एहतजाज करेंगे?
देखें जी, अभी तो हमने हुकूमत से रिक्वेस्ट की है कि इस पर नज़रसानी की जाए और हमें उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से हुकूमत ज़रूर हमारी इस बात पे गौर करेगी। लेकिन आपने कहा कि गवर्नमेंट की इक़दामात को सराहा गया है। हुकूमत के जो भी इक़दामात हैं, जो अच्छे इक़दामात थे, हमने तो उन्हें पहले भी अप्रिशिएट किया है। खुदा न खास्ता हमारा हुकूमत से बरह रास्त कोई तसादुम नहीं है, लेकिन पॉलिसी बनाते वक्त हुकूमत को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि दूसरे लोगों का, छोटे कारोबारी लोगों का भी ख्याल रखा जाए। अब उससे अल्लाह ना करे, अब दुनिया भर में जो कोरोना की जो दूसरी लहर आई है वो इंतहाई ख़तरनाक है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन हुकूमत ये अपने कारोबार की टाइमिंग बढ़ाना घटाना, इससे बेहतर हुकूमत के लिए हम ये तजवीज़ देते हैं कि आप SOP पे अमल करवाएं। आप ये देखें कि हुकूमत SOP पे अमल करवाने के लिए तैयार ही नहीं होती। हमने एक अवेयरनेस जो शुरू की है, हुकूमत को SOPs पर अमल करवाना चाहिए। जावेद कुरैशी, बहुत शुक्रिया आपका। और SOPs की बात अगर हम वैसे करें तो जब हम मार्केट्स में जाते हैं तो दुकानदार कहते हैं कोरोना है ही नहीं, इसमें अब क्या किया जाए। और हमजा, हुकूमत तो करे लेकिन फिर आप भी तो करें, इसलिए कि मार्केट आपकी है। अगर आपका इतना एहतजाज, इतना जोर चलता है कि आप मार्केटें बंद कर देते हैं, रोड्स बंद कर देते हैं, तो फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप उस ग्राहक को आने ही ना दें, उसको एंटरटेन ही ना करें जो कि SOPs को फॉलो नहीं कर रहा। ये वो लोग हैं जो कि आपका कारोबार बंद करवाते हैं, वरना किसको दिलचस्पी है कि कारोबार बंद और मुल्क की मईशत जो है उसका बुरा हाल हो। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। शोर मचाए शोर तो हमने सुना है, लेकिन अब हम खुली आंखों से देख भी रहे हैं। भारत अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। और एक बार फिर मकबूजा कश्मीर में जो नाम नहाद दहशतगर्द हमले का जो है ना ड्रामा रचा दिया गया भारत की जानिब से, और भारत की नाम नहाद नागरोटा वाक़े की आड़ में पाकिस्तान को बदनाम करने की जो साजिश है वो पूरी तरह नाकाम हो गई। भारतीय वज़ीर ख़ारजा गैर मुल्की सफ़ीरों को जाली दहशतगर्द की कार्रवाई पर ब्रीफिंग देती रही। दफ्तर ख़ारजा ने भारत को आईना दिखाते हुए कहा कि नाम नहाद सरहद पार दहशतगर्दी के इल्ज़ामात भारतीय बयानिए को तक़वियत नहीं देते। और बिल्कुल इसी तरह जो भारतीय वजारत ख़ारजा की जो ज़ूमानी ब्रीफिंग है उसमें मकबूजा कश्मीर में मुबैना तौर पर किए गए किसी हमले में पाकिस्तान को मुलव्वस करने की एक और मज़मूम कोशिश की गई है। और तर्जुमान ने कहा है कि भारतीय वजारत ख़ारजा की ब्रीफिंग मकबूजा कश्मीर में जारी बर्बरियत से सिर्फ और सिर्फ तवज्जो हटाने की एक और कोशिश है। भारतीय इल्ज़ामात का मकसद यही है कि भारत पाकिस्तान मुखालिफ रियासती दहशतगर्दी छुपा ली जाए किसी तरह से, दुनिया के सामने वही चोर मचाए शोर करें खुद और इल्ज़ाम जो है दूसरों के ऊपर लगा दें। कश्मीर की भारत की कश्मीर दाखिली सतह पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सबको मालूम है, जिनसे पाकिस्तान ने मुसलसल आलमी बरादरी को मुतनब्बे भी किया है। और तर्जुमान ने यह भी कहा है कि जो डोजियर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं वो तो हमने पेश कर दिए हैं, और भारत के दहशतगर्दों से राबतों की कलई खोल कर सामने रख दी गई है, जिसके बाद पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपोगेंडे में इजाफा हो गया। पाकिस्तान ने सबूत सामने रखे, उसके बाद उन्होंने अर्जा सराई शुरू कर दी। इसीलिए दुनिया भारतीय प्रोपोगेंडे से गुमराह ना हो, ये कहना था तर्जुमान का। और इस हवाले से हम बातचीत दिफाई तज्जियाकार मारिया सुल्तान से। गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। फरमाइएगा कि इंकशाफात से भरपूर डोजियर के बाद अब भारत की तरफ से ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम जो है ज़्यादा तेज़ कर दी गई है। भारतीय सेक्रेटरी खारजा हरीश श्रृंगला ने गैर मुल्की नुमाइंदों को 9 नवंबर को होने वाले वाक़े की गुमराहकुन ब्रीफिंग भी दी। आप इस सारी सूरत हाल की टाइमिंग और इसके पीछे मकासद को किस तरह से देखते हैं? जो इस वक्त ब्रीफिंग दी गई है हिंदुस्तानी सेक्रेटरी खारजा की तरफ से, वो इस बात की अक्कासी करती है कि जो हिंदुस्तान है इस वक्त जो सूरत हाल उनको दरपेश कश्मीर में ना ही तो उनके कंट्रोल में है और ना ही वो उसकी ज़िम्मेदारी उठाना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल उन्होंने बनाई हुई है बिलखसूस पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सरहद के ऊपर, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, उन दोनों सूरत हाल में वो अपनी कोई ज़िम्मेदारी नहीं उठाना चाहते और बैन अक़वामी सतह के ऊपर वो इस तमाम तर मामले को जो इस वक्त कश्मीर के अंदर है जिसमें इंसानी हकूक़ जो है सल्ब हुए हैं, उस तमाम तर सूरत हाल को वो एक दहशतगर्दी और बैन अक़वामी दहशतगर्दी और बिलखसूस पाकिस्तान की तरफ से जो दहशतगर्दी है उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं। ना सिर्फ इसमें कोई हकीकत नहीं, लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा अहम बात यही है कि वो नहीं चाहते कि जो अंदरूनी इंसानी हकूक़ की पामाली कश्मीर में है उसकी वो किसी सूरत की ज़िम्मेदारी उठाएँ। यही वजह है कि उन्होंने ख़ास तौर के ऊपर
ऊपर उन 4 ममालिक को अपने साथ जो है उन 4 ममालिक के एनवॉइस को जो है अपने के ऊपर तवज्जो दी है, जो इस वक्त और 2019 के अंदर भी हिंदुस्तान के मावन के तौर के ऊपर खड़े थे। अगर उनके अंदर से आप रूस निकाल दें, जिसके अंदर अमेरिका, जापान और फ्रांस जो है सर फहरिस्त है। ये एक तो इस बात की वजाहत भी है कि ये जो भी सूरत हाल इस वक्त कश्मीर में बन रही है और जो ख़ासतौर के ऊपर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, उसके अंदर हिंदुस्तान जो है ना सिर्फ इन ममालिक को अपने साथ रखेगा, लेकिन इसके साथ साथ जापान की शमूलियत से इस बात की काफी होती है। मालिया साहबा, 14 नवंबर को वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी और पाक फ़ौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने भारतीय खुफिया एजेंसी जो रॉ है उसके एजेंट्स की ऑडियोज़ और वीडियोज़ दिखाने के साथ साथ मुख्तलिफ जो नाकाबिले तरदीद सबूत थे वो भी पेश किए। भारत का ये मस्कशुदा जो चेहरा है बैनुल अक़वामी बरादरी के सामने नुमाया करने के लिए पाकिस्तान को अब मज़ीद क्या इक़दाम करने चाहिए? जो ब्रीफिंग पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और DGI-SPR ने दी थी, वो हिंदुस्तानी सेक्रेटरी ख़ारजा की ब्रीफिंग से ना सिर्फ जो है उसके बरक्स बहुत ज़्यादा शवाहिद अपने साथ रखती, लेकिन उसके साथ साथ आपने वो तमाम तर सबूत बैनुल अक़वामी दुनिया के सामने रखने की कोशिश की, जो इस बात की कासी करते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ दहशत गर्दी में मुलव्वस है, लेकिन इस किस्म की एक पूरी भरपूर दहशत गर्दी की जो लहर है, पाकिस्तान को शायद उसका सामना करना पड़े, ना सिर्फ बलूचिस्तान में लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी मुख्तलिफ जो जगह हैं उसके ऊपर हिंदुस्तान ये दहशत गर्दी जो है भरपूर तरीके से करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा जो शवाहिद पेश किए गए हैं वो इस बात की अक्कासी भी करते हैं कि पाकिस्तान इस बात की अक्कासी भी करते हैं कि उनको मुकम्मल तौर के ऊपर जो है फाइनेंशियल सपोर्ट हासिल है हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की, और इसके अलावा वो किसी सूरत भी जो उनकी बैनुल अक़वामी ज़िम्मेदारियाँ हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 1373 के तहत हैं, जो ये बात वाज़ेह तौर पे कहती है कि हिंदुस्तान या कोई भी दूसरा मुल्क जो है बैनुल अक़वामी तौर सतह के ऊपर किसी दूसरे मुल्क के अंदर रियासती दहशत गर्दी नहीं कर सकता, और अगर उसके अंदर वो काम करता हुआ देखा गया तो उसके ऊपर ना सिर्फ बैनुल अक़वामी पाबंदियाँ लेकिन उसके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ इक़दाम भी उठाए जा सकते हैं। पाकिस्तान को ये शवाहिद ना सिर्फ इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक कम्यूनिटी के सामने रखने चाहिए, बल्कि हमें जो इसका भरपूर जो केस है UN सिक्योरिटी काउंसिल तक भी भेजना चाहिए, क्योंकि बहरहाल जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 1373 है उसकी जो बुनियादी जो बॉडी है वो अक़वाम मुत्तहिदा है, और अक़वाम मुत्तहिदा में कौमी सलामती की जो काउंसिल, जी जैसे आप कह रही हैं सलामती काउंसिल, तो भारत तो ख्वाब देख रहा है उसी सलामती काउंसिल की रुकनीत का। एक तरफ ये ड्रामेबाजियाँ हैं जिसमें डोजियर पेश किए जा रहे हैं, वो जवाब दिया जा रहा है पाकिस्तान जिसके पास नाकाबिले तरदीद सबूत हैं, और दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। टाइमिंग की जैसे मैंने आपसे पहले भी पूछा था, नई अमरीकी हुकूमत जो है वो सामने आ रही है, अब कितना इम्पोर्टेंट है टाइमिंग इस सारे मामले की, अमेरिका की एक नई हुकूमत के आने से, और उनके सामने केस कैसे बेहतर तौर पे पेश किया जा सकता है, क्योंकि अमेरिका अपना वजन जो है वो बहुत ज़्यादा इंडिया के पलड़े में डालता दिखाई दे रहा है। देखें, जो इस वक्त सूरत हाल कश्मीरियों को दरपेश है हिंदुस्तानी मकबूजा कश्मीर में, उसकी मिसाल शायद आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ नाज़ी दौर के अंदर जो वहाँ की यहूदी बरादरी थी उनकी मुतरातिफ है। क्या इस वक्त इंसानी हकूक़ की पामाली जो है हम उसके ऊपर वो आवाज़ उठा सकते हैं? हम यकीनी तौर पर आवाज़ उठा सकते हैं। क्या इसकी बुनियाद के ऊपर अमेरिकन हुकूमत कोई इक़दाम उठाएगी? इसके लिए हमें कुछ ज़्यादा खुशफहमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बात हमें समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त जो हिंदुस्तान के अंदर बुनियादी तब्दीली आई है, जहाँ हिंदुस्तान को अमेरिका का एक मारूजी पार्टनर के तौर पे देखा जाता है, या ये समझा जाता है कि हिंदुस्तान और अमेरिका के माबैन जो ताल्लुकात हैं वो स्ट्रेटिजिक नौइयत के हैं, वो उसकी बुनियाद रखने वाले जो हैं वो डेमोक्रेसी थे। यही वजह है कि जहाँ आप अगर ये आवाज़ उठाएँगे तो ज़ाहिर है डेमोक्रेट्स के लिए ये एक तकलीफ दे बात ज़रूर बनेगी, और उनके एजेंडा के मुताबिक उनको कुछ ना कुछ इंसानी हकूक़ के ऊपर बातचीत ज़रूर करनी होगी। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान न सिर्फ दफ़ाई तौर के ऊपर बल्कि सनती तौर के ऊपर भी बहुत सारे माहिदे मौजूद हैं जो तकरीबन $3 ट्रिलियन से ज़ायद हैं। यानी कि इस वक्त 60 से ज़ायद माहिदे ऐसे मौजूद हैं जिसके तहत अमेरिका और हिंदुस्तान न सिर्फ एक दूसरे के तजारती बल्कि एक दूसरे के दफ़ाई पार्टनर्स बन चुके हैं। ऐसी सूरत हाल में दफ़ाई तजियाकार सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद
थी और अमेरिका से हमें कोई खास उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। चांकिया पॉलिसी कहते हैं ना इसको, कि जो आपके जो दुश्मन का जो दुश्मन है वो आपका दोस्त है। तो ये इस वक्त पूरी दुनिया में रियलिज्म का यही कि जो आपके दुश्मन का दुश्मन है, चाइना को कंटेन करने की कोशिश में इस वक्त इस पूरे खित्ते में इंडिया सबसे मौजू जो है वो उम्मीदवार लगता है अमेरिका को, कि उनको सपोर्ट किया जाए ताकि एक बड़ी उभरती हुई ताकत जो है उसके मद्दे मुकाबिल अपना कोई बंदा या कोई ऐसी ताकत। बिल्कुल ऐसे ही। अब एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, स्टे विद अस। बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं। और अगर मैं आपसे कहूँ ना कि एक औरत होने के नाते अगली दफ़ा आपने वोट किसको डालना है, मैंने वोट किसको डालना है, मैं तो ये देखूंगी कि कौन ये जो सोशल इश्यूज़ हमारे हैं इसके ऊपर रिस्पॉन्सिव पॉलिसीज़ और डिसीजन मेकिंग जो है करने में कामयाब रहता है। जैसे एंटी रेप बिल, जो पार्टी उसको रेजिस्ट कर रही है वो पार्टी यकीनी तौर पर ना अवाम, ना उन मासूम बच्चियों, ना ख़वातीन, ना उनके साथ होने वाले मुजालिम में वो सिंसियर है, ना ही वो इस काबिल है कि वो वहाँ पर बैठें और फैसला साजी करें, क्योंकि वो तो रेपिस्ट को खुली आज़ादी देते हैं कि जाएँ खुलें जितनी मर्जी ख़वातीन का आप रेप करें। और उनकी नुमाइंदगी नहीं हो रही है उन ख़वातीन की जिनकी दिल की ये चीज़ है कि भाई कम अज़ कम उसको सज़ा तो दे दी जाए। अब वो मदावे तो नहीं हो सकते लेकिन एक सज़ा हो सकती है। और वफाकी काबीना ने ज़्यादती के वाक़यात में जो मुलव्वस मुजरिमान हैं उनकी सख्त सज़ाओं पर मुश्तमिल सिफारिशात की उसूली मंजूरी दे दी है। और वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत ये जो वफाकी काबीना का इजलास हुआ है इसमें बाज़ वफाकी वज़रा ने ज़्यादती के मुजरिमान को फांसी की सज़ा कानून का हिस्सा बनाने का मुतालबा किया। लेकिन वो कहते हैं ना, देयर मेनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड लिप्स। तो अभी असूली मंजूरी हुई है, वही जो बात मैं पहले कह रही थी कि ये असूली मंजूरी कानून साजी के बनने के अमल के दौरान किन किन मराहिल से गुजरती है, कीप एन आई ऑन दैट। एंड अपनी डिसीजन मेकिंग जो है वो इन चीज़ों और इन चीज़ों के साथ मशरूत करके ज़रूर करें। आप देखें कि कौन अवामी जो अहमियत के इस तरह की बातें हैं उस पर अपना वज़न अवाम के पलड़े में डालता है और कौन गैर मुल्की जो एजेंसीज़ और गैर मुल्की जो एजेंडाज हैं उस तरफ अपना वेट जो है वो डालते हैं। रेप की मुजरिमों को सरेआम फांसी के तख्ते पर लटकाना जाना चाहिए, ये वज़ीर आज़म का भी कहना था। और ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़ीर फैसल वाबडा, आज़म सवाती और नूरुल हक कादरी जो कि वफाकी वज़ीर है बराए मजहबी अमूर, उन्होंने भी फांसी की हिमायत की है। वज़ीर आज़म ने सिफारिशात की मंजूरी देते हुए कहा कि कानून साजी में किसी किस्म की ताख़ीर नहीं करेंगे और बिल्कुल अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वाज़े और शफाफ अंदाज में कानून साजी की जाएगी। और इसके अलावा हुकूमत ने इंसदाद रेप के कानून के मुसव्वदे को भी अब हतमी शक्ल दे दी और खुसूसी अदालतों की तश्कील से तेज़ रफ्तार और मौसर प्रोसिक्यूशन बिल में शामिल की गई है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बिल की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, प्रोसिक्यूशन ठीक हो। बिल्कुल सही है और यही बातें इंपॉर्टेंट रहेंगी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए दाखिला एहतसाब शहजाद अकबर ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक इंसदाद रेप के कानून के मुसव्वदे को हतमी शक्ल दे दी गई है। एंटी रेप बिल का मकसद मुतासरीन का तहफ़्फ़ुज़ और मुलज़िमों का रिकॉर्ड रखना है। हम जानेंगे इस हवाले से कि फैसला कितना अहम है और पंजाब में हकूक़ कमीशन की साबिक़ चेयरपर्सन फौज़िया वक़ार से गुफ्तगू करेंगे। गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। फरमाइएगा, फैसला तो एक सामने आ रहा है कि वफाकी काबीना ने ज़्यादती के मुजरिमों के लिए ये एक जो नामर्द बनाने का कानून है इसकी असूली मंजूरी दे दी है। आप इस फैसले पर क्या इसे देखती हैं, इसे आप क्या समझते हैं कितना मौसर होगा ये रेप जैसे मकरूह जराइम को रोकने के लिए? शुक्रिया। आपने कुछ देर पहले कहा कि देयर आर मेनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप। मेरे ख्याल से ये उस बात की वजाहत कर देता है कि इसके फैसले के ऊपर, इस फैसले को मौसर बनाने के लिए बहुत कुछ अभी करने की ज़रूरत है। मगर इन प्रिंसिपल ये खुशाइन फैसला है क्योंकि ये हुकूमत की सीरियसनेस दिखाता है रेप जैसे घिनौने जुर्म के ऊपर। थोड़ी सी वजाहत मैं करती चलूँ कि इसको ये जो कानून है, दो आए हैं बल्कि, एक ऑर्डिनेंस है और एक क्रिमिनल पीनल कोड के अंदर अमेंडमेंट है। उन दोनों केसेस में जो मेरे लिए खुशाइन बात ज़्यादा है वो ये है कि वज़ीर आज़म ने उसमें फास्ट ट्रैकिंग ऑफ द रेप केसेस की बात की है, यानी कि रेप केसेस को जल्द से जल्द निपटाया जाएगा और विटनेस और विक्टिम प्रोटेक्शन की बात की है। ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अगर आप विटनेस को और विक्टिम को प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो वो अपना केस आगे लेके नहीं बढ़ते हैं। उसके साथ साथ ही उन्होंने औरतों के रोल को पुलिसिंग में बढ़ाने की ज़रूरत जाहिर की है या उसका फैसला किया है। एक और बात और मैं बहुत इम्पॉर्टेंट इस कानून में जो दी गई है उसमें रेप की
डेफिनेशन, रेप की जो वजाहत है, वो क्या चीज़ रेप बनती है, उसके ऊपर बताना चाहूँगी आपके नाजरीन को कि रेप एक वैसे भी गिनावना जुर्म था जो कि 2016 के बाद तो काफ़ी इसको सीरियसली लिया जाता था और इसमें सजाए मौत भी थी, मगर जो चीज़ नहीं थी वो मर्दों के खिलाफ रेप को अननेचुरल ऑफेंस या गैर कुदरती अमल या फेल का नाम उसको दिया जाता था। इसी तरह से बच्चों के खिलाफ अगर वो लड़के हैं ख़ास तौर पे तो उसको गैर कुदरती फेल का नाम दिया जाता था, जिसकी सज़ा काफ़ी कम थी बनिस्बत रेप के। तो इस कानून की जो बहुत अच्छी बात है वो ये है कि वो उन चीज़ों को, उन दो और तबकों को भी और ख्वाजा सिरा को भी इस रेप के ज़िम्रे में लेके आते हैं। ठीक है फौजिया साहबा, ये बता दीजिएगा कि मसला ये रहा, हमने बहुत से बिल पास किए, हमने बहुत से कानून बनाए, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आई तो हम नहीं वो इम्प्लीमेंट करवा सके। क्या हम उम्मीद रख सकते हैं कि हुकूमत सही समत में जा रही है, इम्प्लीमेंटेशन में भी कुछ काम किया जाएगा, और क्या ये मसले का हल है? प्रोएक्टिव अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए? आपका बड़ा अच्छा सवाल है। हमारा इस वक्त बुनियादी मसला इम्प्लीमेंटेशन का है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे कवानीन होने के बावजूद अगर आप देखें तो रेप के केस में ख़ास तौर पे जो इसका कन्विक्शन रेट है, कितने लोगों को सज़ा होती है, ख़वातीन के रेप के केस में 3 से 5% तक, यानी कि अगर 100 ख़वातीन का रेप हुआ है तो उसमें से 3 या हद से ज़्यादा हो तो 5 ख़वातीन को उसके मुजरिम को सज़ा मिलती है। तो क्या कहाँ पे कमी है? कमी मेरे ख्याल से कानून में नहीं है, ऑल्दो ये कानून की जो डेवलपमेंट है वो अच्छी है, मगर कमी है कम्प्लीटली इम्प्लीमेंटेशन की। पूरी तरह से अगर आप देखें तो इम्प्लीमेंटेशन की कमी है, क्योंकि पुलिस से लेके जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है वहाँ से आप देखें कि इन्वेस्टिगेशन में करप्शन होती है, करप्ट होती है इन्वेस्टिगेशन, सैंपल नहीं उठाया जाता, प्रोसिक्यूशन के पास जाती है, वहाँ पे कुछ लैक्यूनास रह जाते हैं, गैप रह जाते हैं, फिर कोर्ट्स के अंदर कितनी देर लगती है। अगर आप देखें तो कई जगह पे बहुत सारे विटनेस जो होते हैं, जो शवाहिदीन होते हैं, वो इसलिए पीछे हट जाते हैं या रिज़ाइल कर जाते हैं क्योंकि इतना टाइम गुजर चुका होता है, इतना उन पर प्रेशर पड़ चुका होता है, उनको पैसे भी लगते हैं कि वो नहीं उसको परस्यू करते। तो इसलिए इसमें अब जो करने की ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत ये है कि आप पुलिस से लेके कोर्ट्स तक एक तो आप मामलात को ठीक करें, और ये जो ख़ुसूसी अदालतों का ऐलान है इस कानून के अंदर, वो एक बहुत अच्छा ऐलान है, क्योंकि ख़वातीन के खिलाफ जो इम्प्लीमेंटेशन का जो मरहला है उसको मजीद मजबूत करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया फौजिया साहब। शुक्रिया, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने की हैं, लेकिन मैं तो ये चाहती हूँ कि जो सहूलतकार भी होते हैं ना, जो पुलिस में भी हो सकते हैं, जो ऐसे दबाव डालने वाले लोग भी हो सकते हैं, उनको भी बहुत सख्त अकाउंटेबल जो है वो किया जाए, उनको भी सजा दी जाए। बिल्कुल, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान, और एक नज़र डालेंगे टॉप स्टोरीज पर। पंजाब हुकूमत ने तवानाई के शोबे में नई तारीख रकम कर दी। 10,200 प्राइमरी स्कूल्स को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल कर दिया गया। सूबे की 60 सरकारी यूनिवर्सिटीज शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के मंसूबों का भी आगाज हो गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बिल आखिर हथियार डाल दिए। जो बाइडन को इख्तियारात की मुंतकिली की मंजूरी दे दी, जिसके बाद कई हफ्तों से जारी टाल मटोल अंजाम को पहुंची। हामला खवातीन को कोरोना से बचने के लिए क्या एहतियात करनी चाहिए? क्या घर पर डिलीवरी माँ और बच्चे के लिए महफूज है? क्या अस्पतालों में हामला खवातीन बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात तसल्ली बख्श हैं? शो में माहिराना राय लेंगे। सर्दियों में खुश्क मेवे ज़रूर खाएं, लेकिन एहतियात के साथ। मुनासिब मिकदार उम्र में इजाफा करती है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल सेहत पर बुरे असरात मुरतब कर सकता है। पहली अपनी स्टोरी जो है उसके बारे में आपको आगाह करेंगे, और हमजा इसका ताल्लुक जो है वो तवानाई सेक्टर से है। सियासी चैलेंजेस से दो चार वफाकी हुकूमत को तवानाई के शोबे में संगीन चैलेंजेस का सामना है, और गर्दिशी जो कर्जा है ख़त्म होने के बजाय 2000 अरब रुपए से ज़्यादा हो चुका है, जबकि
दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत ने तवानाई के शोबे में नई तारीख रकम कर दी और पंजाब में 10,200 प्राइमरी स्कूल्स को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल कर दिया गया। बड़ी कामयाबी है। हाँ, पंजाब भर की 60 सरकारी यूनिवर्सिटियों को सोलर पर मुंतकिल करने का अमल भी शुरू कर दिया गया है। और यही नहीं, डीजी खान टीचिंग अस्पताल में भी मुकम्मल शमसी तवानाई पर उसे कन्वर्ट करने का आगाज़ कर दिया गया, बल्कि कर दिया गया। बिल्कुल ऐसे ही। सुहेल इकबाल भट्टी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानें ये जो तारीखी इनकलाब आया है पंजाब के अंदर, सुहेल इस हवाले से बताइएगा। जी हमजा, देखिए इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को सबसे बड़े चैलेंज का सामना है वो तवानाई के शोबे में है। 2 रोज़ कबल वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की असद उमर साहब ने चंद साफ़ियों को बुलाया। मुझे भी उस ब्रीफिंग को अटेंड करने का मौका मिला और उन्होंने जो पिक्चर पेश की वो बहुत परेशान कुन थी। और उन्होंने इतराफ़ किया कि वफाकी हुकूमत में पावर सेक्टर के शोबे को जो हमने इस्लाहात लानी थी, बदकिस्मती से हम वो नहीं ला सके, जिसकी वजह से अब गर्दशी कर्जा बेकाबू हो चुका है। और उसके साथ उन्होंने ये वाज़े दो टोक अंदाज में कहा कि जो तवानाई का शोबा है ये सियासतदानों, सरकारी अफसरान के लिए और बासर सरमायाकारों के लिए इतना पुरकशिश बन चुका है कि कौमी खजाने की कीमत के ऊपर सियासतदान, सरकारी अफसरान और सरमायाकार फैज़ याब होते रहे हैं, जिसकी वजह से अब कौमी खजाना महंगी बिजली का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इसके साथ यही वजह थी कि प्राइम मिनिस्टर ने इंक्वायरी का हुक्म दिया था। IPPs की इंक्वायरी हुई, अब नए मुआहदे हो रहे हैं। अगरचे के कुछ अफसरान ने, उन कारीगरों ने जो अब नए मुआहदे ने, उसके अंदर भी उन्होंने उसकी स्पिरिट से हट के काम करने की कोशिश की, जिससे शायद मतलूबा फ़ायदा ना मिले। लेकिन ऐसे क्रिटिकल मौके के ऊपर एक सक्सेस स्टोरी कायम हुई है पंजाब हुकूमत के अंदर। ये मेरे लिए एक बड़ा सरप्राइज था। 15 साल तक मैंने तवानाई के शोबे को कवर किया और तवानाई के शोबे के अंदर खराबियों को रोकना सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि सबको इसके अंदर लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, जिसकी निशानदेही असद उमर साहब ने भी की कि सब लोग फैज़याब होना चाहते हैं। लेकिन मैं पंजाब हुकूमत में के महकमा तवानाई ने और डॉक्टर अख्तर मलिक साहब ने कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए जिसकी वजह से पंजाब के अंदर तवानाई का सिलसिला जो है वो बेहतरी की जानिब गामजन हुआ है। असद उमर साहब ने भी हमें कहा कि आने वाले दिनों में जो सबसे सस्ती तीन बिजली है, माहौल दोस्त बिजली है, वो सोलर सिस्टम है और उसके ऊपर हम जाएंगे। पंजाब में भी जाएंगे, दीगर सूबों में भी ट्यूबवेल्स को भी हमने सोलर पर मुंतकिल करना है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट काम हो चुका है पंजाब के अंदर, 10,200 स्कूलों को, प्राइमरी स्कूलों को टारगेट किया गया कि इनको सोलराइजेशन करना है, सोलर बिजली पर मुंतकिल करना है। और अब तक तकरीबन 10,200 मुकम्मल हो चुके हैं, 661 बाकी हैं जो दिसंबर के महीने में मुकम्मल होंगे। और या हमजा आप सुनकर हैरान होंगे, पंजाब जैसे एक वो सूबा जहां दीगर सूबों के मुकाबले में सूरत हाल बहुत बेहतर होती है बिजली की और दीगर अमरात के हवाले से बात करें तो 1,794 ऐसे प्राइमरी स्कूल थे जो कि क़याम पाकिस्तान के बाद आज तक जहां पर बिजली नहीं थी, वहां पर अंधेरे थे, वहां पर गर्मियों में भी तलबा को बहुत मुश्किलात का सामना था। उन स्कूलों को भी पहली मर्तबा बिजली से, सोलर सिस्टम से मुंसलिक कर दिया गया है। इसी तरह कुछ सरकारी जामियात के अंदर भी 60 के करीब सरकारी जामियात हैं, उन्हें सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। इससे तकरीबन 60 मेगावाट बिजली की मुहैया होगी और सालाना 1 करोड़ रुपए की बचत होगी। सबसे बढ़कर 2 बड़े मंसूबे, कायद-ए-आज़म सोलर पावर पार्क, साबिक वज़ीर पंजाब शहबाज शरीफ साहब ने तमीर किया, बड़े बुलंदोबांग दावे किए गए, लेकिन उस मंसूबे के ऊपर बहुत से कंसर्न रहे। नेपरा को वहाँ मिसमैनेजमेंट हुई, तहकीकात हुई, वहाँ बहुत से मसाइल थे। लेकिन डॉक्टर अख्तर मलिक साहब की टीम ने इस मंसूबे के मुनाफे में 37% इजाफा किया है, बड़ा कमाल किया है। यह मुझसे जानना चाहिए सुहेल, ये तो बड़े अच्छे आदाद-ओ-शुमार हैं जो हमें बता रहे हैं। बात कर लेते हैं सूबाई वज़ीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सुबह सवेरे पाकिस्तान। बड़ी खुश आइंद बात है जो सुहेल इकबाल भट्टी हमें बता रहे थे, ऐसा आपने क्या किया है कि वो कायद-ए-आज़म सोलर पावर पार्क जो खसारे में जा रहा था उसको मुनाफा बख्श बना दिया, क्या तब्दीलियां लेके आए आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो 92 चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया। एक वो कहते हैं व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। जब आपकी काम करने की नीयत हो तो अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ते बना देता है। जब ये मैंने पोर्टफोलियो संभाला था, हमने पहली जो हमारी पॉलिसी थी वो शिफ्ट ये की कि हमने इंडिजिनस रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना है, इंपोर्टेड फ्यूल पर नए प्रोजेक्ट्स नहीं लगाने और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सकते हैं पब्लिक की खिदमत करें। मैं यहाँ पर अभी भट्टी साहब की बात सुन रहा था तो मुझे ये बताते हुए बड़ा फ़ख्र महसूस होता है
कि हमने 1800 वो स्कूल सोलर पे शिफ्ट कर दिए हैं जिनमें पाकिस्तान बनने के बाद से आज तक बिजली नहीं थी, और वहाँ पर हमारे पास बिल्डिंग थी, हमारे पास स्टाफ था, लेकिन बच्चों की रजिस्ट्रेशन नहीं होती थी क्योंकि बिजली की गर्मियों में जैसे बिजली भी ना हो तो बच्चे बैठते नहीं हैं, वालिदैन भी नहीं बैठते। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो 1800 के करीब है स्कूल, वो हमने सोलर पे कर दिए हैं और उनमें रजिस्ट्रेशन बहुत बेहतर हो गई है। बच्चे वहाँ पर जो खाली स्कूल होते थे वहाँ पर बच्चों ने अपनी तालीम का सिलसिला जारी किया। इसके अलावा हमने कोई 10,200 टोटल स्कूल हैं जो अब तक कर चुके हैं और 600 कुछ स्कूल हैं जो हमने दिसंबर तक ये मुकम्मल करना है। टोटल हमारे पास 15,000 स्कूल हैं जो हमने इस पे सोलर पे शिफ्ट करने हैं। तो एक तो हमने अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये माइलस्टोन अचीव किया। दूसरा, हमारे जो 2 इदारे हैं जो लास्ट में थे, एक हमारा PPTCL एक कंपनी है जिसमें शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान जो है मफरूर हैं, वो पहली दफ़ा 11 साल बाद प्रॉफिट में हुई है। 46 करोड़ रुपया प्रॉफिट इस साल हमने उसका दिया है। और दूसरा जो सोलर कायद-ए-आज़म सोलर का है, वो आप देखें कि जब मैंने इसको संभाला था तो इसका जो बड़ी बड़ी दास्तानें अभी भी शायद नैब में केसेस इसके कुछ छोटे मोटे चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसका प्रॉफिट हम 2 अरब 44 करोड़ तक लेके गए इन 2 सालों में। पिछले साल हमने 1 अरब 70 करोड़ रुपया दिया था, इस साल हमने 2 अरब 44 करोड़ रुपया दिया। मुझे ये भी बताते हुए फख्र महसूस होता है कि हमारा एनर्जी, ये सब बड़ी अच्छी बात है जो कि आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन ये जानना चाहेंगे कि अब आपने जिस तरह आपने कहा कि पहले नैब में केसेस थे, आपने अब क्या मेजर्स दिए हैं? नंबर 1 तो वो जो सरकारी स्कूल दूर दराज इलाकों में सोलर सिस्टम लगाया गया, वहाँ चोरी ना हो जाए, गायब ना हो जाए। कुछ अरसे के बाद एक प्रोजेक्ट शुरू होता है तो सब अच्छा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ वहाँ से गायब हो जाता है। दूसरा, ये जो बदउनवानी जो आप कह रहे हैं पहले रिपोर्ट हुई थी, आपकी गवर्नमेंट में और आपके प्रोजेक्ट में नहीं रिपोर्ट होगी, इसको कैसे इंश्योर किया गया? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े विजिलेंट रहे हैं और हमने नेक नियति से काम किया है। मुझे पता है कि इमरान खान साहब हमारे जो लीडर हैं और सरदार उस्मान बुज़दार साहब, यकीन मानिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं और कोई ऐसी डिस्क्रिपेंसीज वो ना बर्दाश्त करते हैं, ना ही किसी को जुर्रत होती है और ना इंशाल्लाह हम अफोर्ड करते। हमारी इस पे करप्शन पे ज़ीरो टॉलरेंस है और मेरा डिपार्टमेंट पूरा दिन रात जिस तरह लगा हुआ है। आप देखें कि हमने अभी पिछले साल ये DHQ DG खां को किया था, 300 किलोवाट का एक मंसूबा था, इस पे 2 करोड़ 22 लाख लगे थे। आप 8 महीने में उनमें बिजली की जो सेविंग हुई है वो 82 लाख रुपए हुई है। 2 साल का पे बैक हो जाएगा और अगले 23 साल उसका फ्री बिजली चलेगी। हमारा जो मेन टारगेट है वो हमारा टारगेट ये है कि हम जो 32,000 पब्लिक कनेक्शंस हैं पंजाब के, जिनमें तकरीबन 30 अरब के करीब हम बिजली की मद में बिल देते हैं पंजाब हुकूमत, हम उनको बाई पार्ट्स बेफेजेस में सोलर पे करना चाह रहे हैं। अगले फेज में हमारा DHQs आ रहे हैं, उसके अलावा THQs आएंगे, वाटर सप्लाई स्कीमें हैं हमारी, ये सीवरेज की स्कीमें हैं, इस तरह का। और जो हमारी पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, कचहरियों में ACDC के ऑफिस हैं जहाँ दिन में काम होता है। एक हमारा जो पायलट प्रोजेक्ट हमने किया, ये अभी भट्टी साहब भी कर रहे थे कि UET में 1 मेगावाट का मैं आपको दावा देता हूँ, इंशाल्लाह ये पहले हफ्ते में उसका इफ्तिताह करने लगे हैं। और उसमें जो सबसे बड़ी बात है, उस पर 1 रुपया ना गवर्नमेंट का लगा है ना यूनिवर्सिटियों का लगा है, और वो सिर्फ यूनिवर्सिटी की छतें इस्तेमाल करेंगे। जो 24 से 28 रुपये यूनिट यूनिवर्सिटियों को पड़ रहा था, वो अब उनको 10 रुपये से 10 से 11 रुपये में पड़ेगा, और बगैर विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। तो ये जो 60 यूनिवर्सिटीज़ को हम कर रहे हैं, तो इसका इंशाल्लाह अल्टीमेटली इम्पैक्ट आएगा और पंजाब की इकोनॉमी भी आएगा और अल्टीमेटली पाकिस्तान की इकोनॉमी भी आएगा। बहुत खुशाइंद बातें हैं जो आपने बताई हैं डॉक्टर अख्तर मलिक साहब, सूबाई वज़ीर तवानाई, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। सुहेल इकबाल भट्टी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, हमें इस अहम स्टोरी से आगाह कर रहे थे जो कि पॉजिटिव साइड थी, वो हमें दिखा रहे थे। आपका भी भट्टी साहब बहुत शुक्रिया ये सारी चीज़ों की। हमजा इसलिए कि अगर आप देखें ना, डिफ़ॉल्ट कर रहे होते हैं सारे इदारे, और जो बेस्ट पार्ट जो उन्होंने कहा है, एक तो उन स्कूल्स में जो रोशनी चली गई है जहाँ इल्म की रोशनी हासिल करने के लिए भी रोशनी और तवानाई जो है वो नहीं होती थी। और दूसरी बात ये कि सारे इदारे जो डिफ़ॉल्ट करते हैं, और वापडा और आइस्को एंड फियास्को और जो इदारे हैं उनके डिफ़ॉल्ट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर कम से कम अब वो
ये वापसी जो है ना, वापसी बड़ी मुश्किल होती है कि आप एक खसारे की चीज़ हो, इदारा हो, उसको मुनाफे में ले जाएं, बड़ा मुश्किल काम है जो आपने किया है, और हम उसकी तारीफ जितनी करें वो कम है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सदर ट्रंप की, और सदर ट्रंप ने बिल आखिर हथियार डाल दिए हैं और बाद दिले नखास्ता हार तस्लीम शायद कर ली है, अभी इसको हम कंफर्म नहीं कह सकते। और जो बाइडेन तस्लीम कर ली है या उनसे तस्लीम करवाई गई है, उन्होंने बिल आखिर ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो बाइडेन को इख्तियारात की मुंतकिली की मंजूरी दे दी है, और कहा जिसके बाद कई हफ्तों से अमरीकी सदर की जानिब से जारी टाल मटोल जो है वो अपने इख्तिताम को। बिल्कुल, और ऐसी ही है कि जनरल जो सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन की सरबराह हैं अमली, उनकी जानिब से ये ख़त लिख दिया गया है और नौ मुंतखब जो अमरीकी सदर हैं जो बाइडेन, उनको इस मामले पर आगाह कर दिया है कि जी ट्रंप इंतज़ामिया इक़्तिदार की बाज़ाब्ता मुंतकली का अमल शुरू करने के लिए तैयार है, तैयार हो। तो अब उन्होंने वो तो तैयार ही बैठे हुए थे। शायद ओबामा की वो चल गई धमकी, उन्होंने कहा था कि शायद हमें नेवी को बुलाना पड़े, धक्के दे के बाहर निकालना पड़े। हाँ, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, क्योंकि ये हो चुका है पहले भी, और उनके जो कानून और आइन है उसमें इस तरह के मामलात मौजूद हैं, और उनकी हिस्ट्री में भी। अब बाइडेन इंतज़ामिया जो है हुकूमत साजी के लिए लाखों डॉलर हुकूमती फंड से इस्तेमाल कर सकेगी, और सदर ट्रंप का ये कहना है अभी भी कि कानूनी जंग जारी रहेगी, मगर इंतजामिया से कह दिया है कि जिस चीज़ की ज़रूरत है उसे अंजाम दिया जाए। अमेरिका की एक और खबर हम शेयर करने लगे। सिर्फ ये ट्रंप के चर्चे नहीं है अमेरिका में, एक और चीज़ भी है जिसके चर्चे हैं, एक और शख्स है जिनके चर्चे हैं, और उस शख्स के बारे में हम बड़े प्राइड के साथ आपको बता रहे हैं कि अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC में लंगर चलाने वाले पाकिस्तानी निजाद अमरीकी शहरी काजी मन्नान की सखावत के चर्चे अमरीका भर में, और वो 2013 से लेकर अब तक सालाना 20,000 से ज़ायद अफराद को रंग, नस्ल और मज़हब की तफरीक किए बगैर मुफ्त खाना खिला चुके हैं। और इस हवाले से 92 न्यूज़ के अमेरिका के चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट खुरम ने उनसे गुफ्तगू की है, उनके साथ मौजूद हैं। जी खुरम, बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं यहाँ पे वाशिंगटन DC में मौजूद हूँ। वाइट हाउस से कुछ ही मिनट की दूरी पे यहाँ पे एक लंगर खाने में मौजूद हूँ, एक रेस्टोरेंट में मौजूद हूँ, जहाँ पे एक पाकिस्तानी अमेरिकन जिनके पूरे इस वक्त अमेरिका में चर्चा है, उन्होंने एक फ्री ड्राइव शुरू की हुई है। 2013 से अब तक 20,000 से ज़्यादा अफराद को सालाना की बुनियाद पर यहाँ पे उनको खाना दिया जाता है। मैंने देखा बहुत सारे होमलेस जो हैं इस एरिया में, लोग जो है वो फूड ट्रैश कैन से उठाते थे। तो मेरा तो मज़हब मुझे ये जो है कहता है कि अगर तुमने अपने रब की कुर्बत पानी है, युताइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीन व यतीम व असीरा, तो अभी हम एक फाउंडेशन फूड एंड फेथ फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह हमने लॉन्च कर दी है। मेरा दिल करता है कि मैं हर टाइम लम्हा बलम्हा जो है वो दूसरों की मदद के लिए तैयार हूँ। बहुत शुक्रिया। अभी यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि उनके क्या ख्याल आते हैं इस लंगर खाने में, इन लंगर खाने के बारे में और यहाँ पे आने वाले लोगों के बारे में। ऐसा मॉडल कि जहाँ पे किसी को भी खाना मिल सकता है, क्योंकि ईदी साहब जिस तरह कहते थे कि भूख का कोई रिलीजन नहीं होता, यही काजी भाई ने मॉडल पूरी दुनिया में दे दिया। खाना जो है वो बेसिक नेसेसिटी है फॉर एवरीबॉडी, तो उसके रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन, रिगार्डलेस ऑफ एफिलिएशन, रिगार्डलेस ऑफ एथनिसिटी। तो इनका जो जज्बा है पूरे अमेरिका में सराहा जा रहा है, और कहा यह जा रहा है कि इनको अनकरीब हीरोज़ की लिस्ट में भी शामिल किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है खुरम, बहुत शुक्रिया, आप हमें काजी साहब से मिला रहे थे, और बहुत अच्छा और खैर का काम कर रहे हैं ये वहाँ अमेरिका में। और ये सिर्फ बीइंग पाकिस्तानी नहीं, बीइंग मुस्लिम भी एक बड़ी जिसे सुकून देने वाली बात है कि हम अमल पैरा हों उस सुन्नत पे जो कि रहमतुल्लिल आलमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, उनका उसवा है, और जो अल्लाह ताला का हुक्म है हम सबको। अब बात हो रही है खानों की, तो कुछ जिक्र ख्वाबों का भी हो जाए। सर्दियों की आमद होते ही अगर गुजरात में आप जा रहे हैं ना, तो दुम्बे के जो नमकीन गोश्त है उसकी मांग बढ़ जाती है, और आप जाएं तो ज़रूर खाएं। हाँ, मैं आपके एक्सप्रेशन देख रही हूँ बस। अच्छा, GT रोड पर ये वाक़ है। शिनवारी होटल्स पर लोग कई इलाकों से यहाँ का रुख करते हैं, जब GT रोड से गुजरे होते हैं तो वहाँ पर रुक भी जाते हैं, और हम
रुक जाते हैं जब जीटी रोड पे जा रहे होते हैं और रुकना चाहिए भी, हम जैसों को तो ज़रूर रुकना चाहिए। और दुम्बे के जो गोश्त की ये सुलेमानी कढ़ाई है, नमकीन दुम्बा, टिक्का और दमपुख्त के साथ साथ ये काबली पुलाव भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। वाह, ये सारी चीज़ें जो है ये हम आपको दिखाएंगे, मगर जब एक्सप्लेन हमजा कर रहे होते हैं तो जो एक्सप्रेशन हमजा का होता है वो अगर आप खाना खा नहीं रहे तो एक्सप्रेशन से आपको उतना मज़ा तो आ ही जाता है। लेकिन और एक एक्सप्रेशन वो भी होता है कि जब ये चल रहा होता है और पीछे से होता है वो भी। और वो आप नहीं देख सकते, वो सिर्फ मैं इंजॉय कर सकती हूँ। लेकिन हम आपको गुजरात में लेके जा रहे हैं, हमारे नुमाइंदे खालिद हंजरा वहाँ मौजूद हैं। जी खालिद, अब आप बताइए इस कढ़ाई, इस दमपुख्त और गुजरात के इन मज़ेदार खाबों के बारे में। जी बिल्कुल हमजा और फरा, गुजरात में शनिवारी पर दुम्बे का गोश्त जो है वो लोग बड़े सालों से पसंद करते आ रहे हैं। और बात की जाए शनिवारी होटलों की तो यहाँ पर दुम्बे के गोश्त की जो स्पेशल डिशें वो भी तैयार की जाती हैं। उसके साथ साथ काबली पुलाव जो कि एक स्पेशल डिश यहाँ पर तैयार की जाती है, जिसमें चावल के साथ साथ वहाँ उस पर जो मुख्तलिफ जो हैं मुरब्बा जात वो डाले जाते हैं, जिसको बच्चे बूढ़े सभी पसंद करते हैं। दुम्बे का गोश्त शनिवारी की एक स्पेशल डिश है। इसकी हम मुख्तलिफ़ किस्म की वैरायटियाँ तैयार करते हैं। इसमें एक नमकीन कढ़ाई होती है जिसको हम सुलेमानी कढ़ाई भी कहते हैं। इसके अलावा एक कढ़ाई होती है उसको हम दमपुख्त कहते हैं। लज्जत भरे खानों को खाने के लिए गुजरात और दीगर अजला से लोग यहाँ पर जोक दर जोक आते हैं और अपनी फैमिली समेत खूब सैरो शिकम होकर मज़ेदार खाने खाकर यहाँ से रुखसत होते हैं। जी बिल्कुल ठीक है खालिद, शुक्रिया आपका। हालांकि मैं पंजाबी हूँ लेकिन मुझे भी शनिवारी कुजीन सबसे ज़्यादा पसंद है पाकिस्तानी खानों में। और अगर आपने रोश नहीं खाया, आपने दमपुख्त नहीं खाया, आपने नमकीन गोश्त नहीं खाया, आपने पटातिका नहीं खाया तो आपने कुछ नहीं खाया। और ये बड़ी पॉपुलर है पाकिस्तान, बिल्कुल बहुत पॉपुलर है। और अब हम इस जायके के साथ ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, आप हमारे साथ रहें, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक सबसे सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं। और वैसे तो कोरोना वायरस के दौरान ये जो पेंडेमिक का सिलसिला चल रहा है, हर शख्स को एहतियाती तदाबीर अपनानी पड़ती है, मगर एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला होता है जब एक नई ज़िंदगी वजूद में आ रही होती है, एक किसी घर में खुशी अल्लाह ताला जो है वो देता है, बच्चे की पैदाइश होती है। हामला ख़वातीन को कोरोना से बचने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, जबकि हमारे हमजा मतलब सैडली अभी तक सेफ डिलीवरीज़ का कॉन्सेप्ट उतना नहीं है। घरों पर ही बच्चों की पैदाइश को महफूज तस्वुर किया जाता है। इस पेंडेमिक में वो कितना महफूज है, क्या करना चाहिए, कैसे हम अपने आने वाले नए मेहमान को जो है ना एक सिक्योर या एक बेहतर एनवायरनमेंट दे सकते हैं। और ऐसे हालात में क्या अस्पतालों में तहफ़्फ़ुज़ के लिए तसल्ली बख्श इक़दाम किए गए हैं, और इन सवालों के जवाबात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही जवाबात हम हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साइमा सिद्दीक चौधरी साहिबा। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू आप आई हैं। और फरा, मैं आपको कंटिन्यू करें इसको। मुझे शुरू से भी कह रहे थे कि मैं थोड़ा सा ना उसमें आई एम फीलिंग लेफ्ट, ऑब्वियसली कि ये थोड़ा ख़वातीन का इशू है। कितना इम्पोर्टेंट है ये अवेयरनेस होना, क्योंकि वो जैसे मैं कह रही थी, हमें बहुत से देखने वाले गांव देहातों में भी अगर देख रहे हैं और वो समझते हैं नहीं घर में हमारे यहाँ तो हमेशा ही डिलीवरीज घर में होती हैं जी, हम तो अस्पताल जाते ही नहीं हैं, उनको क्या कहना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जो एक कॉन्सेप्ट है कि जी प्रेग्नेंट वीमेन जो हैं वो दे आर मोर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग मोर कॉम्प्लिकेशंस इन द जनरल पब्लिक, ऐसा नहीं है। जितना रिस्क जनरल पब्लिक को उतना ही प्रेग्नेंट वीमेन को है। बस उनको एज अ प्रिकॉशनरी मेजर वनरेबल ग्रुप में रखा जाता है कि दे नीड टू टेक मोर केयर जस्ट एज अ प्रिकॉशन। दूसरा ये कि उसकी जो एहतियाती तदाबीर हैं जो जिसमें आ जाते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, वॉशिंग ऑफ हैंड्स और अपने हाथ को बार बार धोएं, साफ़ करें, हाइजीन मेंटेन करें, सोशल डिस्टेंसिंग और साथ में फेस मास्क और फेस कवर, ये 3 प्रिकॉशंस हैं जो सारी जनरल पब्लिक के लिए भी हैं और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी हैं। ठीक है ये। और फिर डिलीवरी के मामले को कैसे रखें? डिलीवरी के मामले में ये है कि डिलीवरी के मामले में अगर तो उनको अपनी जो रूटीन चेकअप्स हो रहे होते हैं वो उनको अपने हॉस्पिटल्स में उनको करवाने हैं। बस ये है कि हम खुद ब खुद उनको कह देते हैं कि आपने इतने मतलब 1 महीने के बाद ही आना, 2 महीने के बाद आना है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं तो वो टेलीफोन पे डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है बेबी को भी देखना है और प्रेगनेंसी को भी देखना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें हमने उनको कम से कम 6 दफ़ा तो ज़रूर उनको हॉस्पिटल बुला के उनको रूटीन एंटीनेटल चेकअप्स करवाने हैं। फिर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी यही है कि डिलीवरी में अगर सपोजिडली उनको
कोरोना के सिम्टम्स आ जाते हैं या वो है, तो फिर उनको यही हम उनको एडवाइस करते हैं कि वो घर में बैठें 10 डेज़ तक, वो जब तक वो फ्री नहीं हो जाती तो वो घर में बैठें। अगर उनको कोई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तो वो फ़ोन पे डिस्कस करें। लेकिन अगर सपोजिटली वर्सनिंग सिम्टम्स हो गए, ये फीवर नहीं सेटल हो रहा, कफ्स ठीक नहीं हो रही, उनकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, इस तरह के सिम्टम्स हैं जो घर में मैनेज नहीं हो सकते, तो फिर हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत होती है। हॉस्पिटल कितने सेफ हैं इस पेंडेमिक में? वहाँ पे कितने ऐसे हिफाजत लिए गए हैं कंसिडरिंग दिस कि एक न्यू बॉर्न बेबी जो है वो किसी भी नई इन्फेक्शन को कैच करने में ज़्यादा जल्दी उसको असर हो सकता है? जी, मेरे ख्याल में तो अब तो पाकिस्तान को बिकॉज इट्स बीन द सेकेंड वेव नाउ, तो वो तो अब काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस है। अगर किसी को है तो वो उधर ही डॉक्टर को बुला के देखते हैं कि इसको कितना सीरियस है, और फिर उनके लिए आइसोलेटेड वार्ड्स हैं। अगर डिलीवरी करनी है तो वो आइसोलेशन में हम करेंगे, उनके लिए एक स्पेशल कमरा है जिस पे हमने सारी इक्विपमेंट पहन के जानी है, हमने पूरा गाउन्स पहने, फेस शील्ड पहनी है, ग्लव्स, डबल ग्लविंग होगी, फेस मास्क होगा, तो वो हम पूरा प्रोटेक्ट करके कवर करके तो फिर उस प्रेग्नेंट लेडी का हम डिलीवरी करेंगे। डॉक्टर साहब, 8 से 10 माह तो गुजर गए हैं इस वबा के अंदर, ऐसी खवातीन जो कोरोना से मुतासिर हुई, क्या बच्चों की सेहत में कुछ पेचीदगियाँ देखने में आई हैं? देखिए, जनरली बच्चों को नहीं इतना इफेक्ट करता। इवन जो वर्टिकल ट्रांसमिशन है, लाइक वर्टिकल ट्रांसमिशन का ये मतलब है कि मदर टू बेबी ट्रांसफर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो बहुत ही कम है। पूरी दुनिया में तकरीबन 20 बच्चे हुए थे, उसमें भी 6 बच्चों का टेस्ट पॉजिटिव आया था जब वो डिलीवर हुए थे, तो उसका मतलब है कि बहुत कम है। और जो बच्चों को हो भी जाता है, लाइक जो 20, उनको कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशंस, तो डरने की बात नहीं है। बच्चे मोस्टली सेफ रहे हैं इस पेंडेमिक। इस सारी पेंडेमिक का जो एक असर है ना, वो एक तो फिजिकल बीइंग पे है, एक हम स्ट्रेस में भी बहुत ज़्यादा जाते हैं, और ख़वातीन जो है प्रेगनेंसी में खास तौर पे प्रोन होती हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, और फिर पोस्टमार्टम डिप्रेशन में भी जाती हैं। बिल्कुल। ये डिप्रेशन और पेंडेमिक डिप्रेशन मिलके आप कैसे देख रही हैं, हाउ टू डील विद दिस, कि वो उनके ब्लड प्रेशर ना बढ़े, शुगर ना बढ़े, उनको एंग्जाइटी अटैक्स ना हो, पैनिक अटैक्स? देखो, एक तो जनरल ये कि जनरली जो औरतें, स्पेशली मैं बीइंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म में बता दूं औरतों को कि स्पेशली मोर एट रिस्क जो औरतें होती हैं वो 3rd ट्राइमेस्टर में होती हैं, 28 वीक्स। तो 28 वीक से बाद प्लीज़ आप लोग अपने प्रिकॉशंस ज़्यादा कर दें, मतलब कोरोना से बचाव करें, जिसमें वही आता है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, और अपने फेस को, मास्क को कवर करें, पब्लिक प्लेसेस को अवॉइड करें, शॉपिंग्स को थोड़ा सा अवॉइड करो, इन चीज़ों से अवॉइड करें तो आपको ज़ाहिर है रिस्क कम हो जाएगा। उसके बाद जो विमेन जिनके BMI थोड़े से ज़्यादा हैं, थोड़ी हेल्दी होती हैं, या एज मोर देन 35 है, या उनको कोई और प्रॉब्लम्स हैं जैसे ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या डायबिटीज़, तो वो उनको ज़्यादा रिस्क होता है कि उनको कोरोना वायरस वगैरह की कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा उनका रिस्क होता है। तो उनको चाहिए कि वो ज़्यादा इन चीज़ों से बचें, अपने आप को बचाएं कोरोना से। इट्स ऑलवेज बेटर टू प्रिवेंट योरसेल्फ। इनसे बचाव की तदाबीर वही है, फिर अगेन वही कि जी फेस मास्क, बार बार अपने हाथ धो, और सोशल डिस्टेंसिंग। और अगर पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, हाँ, और दूसरा एंजाइटी लेवल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एक तो ये कि वो अपनी कई लोग खुद ब खुद अपनी एंटीनेटल विजिट्स को कम कर देते हैं, तो उसमें पूरे उनको एंजाइटी इश्यूज़ ज़्यादा हो जाते हैं। फिर कई दफ़ा हस्बैंड्स को हम कहते हैं कि हस्बैंड्स ना आए, अकेली आए, तो उसमें भी एंजाइटी इशू ज़्यादा होते हैं, बिकॉज शी अलोन इज़ हैंडलिंग दीज थिंग्स। तो उसमें फिर हम उनकी काउंसलिंग वगैरह करते हैं कि लाइक नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। अगर हो गया तो उस पर भी ट्रीटमेंट है, और सबसे पहले तो बचाव है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बचाव। डॉक्टर साहब, आप क्या तजवीज़ देंगे इसके ऊपर कि एक खातून खुदा न खास्ता प्रेग्नेंट है और उसको कोरोना जो है वो हो जाता है, ठीक है, आमतौर पर ये कहा जाता है कि आप एसिम्प्टोमेटिक हैं तो आप घर के अंदर हैं, क्या ऐसी खवातीन को फौरी हॉस्पिटल जाना चाहिए? क्योंकि हमने देखा है कोरोना के अंदर अचानक तबीयत खराब हो जाती है। जी, नहीं, ऐसी खवातीन को बिल्कुल हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए, बिकॉज एक तो वो दूसरों को भी इन्फेक्ट कर सकती हैं, दूसरा ये फॉर देयर ओन हेल्थ, उनकी फैमिली के हेल्थ के लिए उनको अपने आप को आइसोलेट कर लेना है। और ज़ाहिर उनके पास टेलीफोन ज़रूर होते हैं, जैसे हम मेरे पेशेंट्स के सबके पास मेरा फ़ोन होता है, तो वो फ़ोन करके मैटरनिटी सर्विसेज में, हॉस्पिटल्स में उनसे एडवाइस लें कि हमने क्या करना है, सेल्फ आइसोलेशन में रहें, वो अपनी डाइट्स को अच्छा रखें, हेल्दी बैलेंस डाइट लें, अपने रूम्स को एरेट करें, लॉट्स ऑफ फ्लूइड्स लें, लिक्विड्स लें, और सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन डी लें। विटामिन डी जो है आपकी रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस को बहुत कम करते हैं। रेगुलर इनटेक ऑफ विटामिन डी लें, और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के घर में उसको देखें। अगर सपोजिटली अगर उनकी तबीयत ख़राब होती है, लाइक शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, उनको लगता है कि उनके सिम्टम्स फीवर वगैरह नहीं सेटल हो रहा, तो फिर वो डेफिनेटली दे नीड टू बी एडमिट टू द हॉस्पिटल। फिर वो हॉस्पिटल वाले देखेंगे, उनको मैनेज करेंगे, उनके ट्रीटमेंट करेंगे कि क्या हमने चेस्ट इन्फेक्शन के लिए क्या करना है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आ जाती है उसमें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साइमा सिद्दीक साहिबा, आपने हमें ये एक ऐसा मामला है जो कि पेंडेमिक हो या कुछ भी चलता रहता है, सो हैव अ सेफ एनवायरनमेंट, हेल्दी एनवायरनमेंट अपने घरों में, ताकि अल्लाह ताला जिस भी नई जान को भेजे हमारे पास वो सेहतमंद भी हो और अल्लाह ताला
ज़िंदगी भी दे। और ये भी इस मामले में भी हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई है और अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाएं। आगे बढ़ेंगे फराह और 21वीं सदी के तकाज़ों से आरास्ता बेहतरीन हुनरमंदाना तालीम को आम करने का अज़्म लिए एक आलमी तालीमी और तकनीकी इदारे कोडेड माइंड्स ने पाकिस्तान में अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया। और इसके जो बानी हैं, बानी सदर उमर फारूकी, ये होप रोज़गार बस का इफ्तिताह कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में 2 करोड़ 28 लाख बच्चे तालीम से महरूम हैं। पाकिस्तान दुनिया के उन 3 ममालिक में शामिल है जहाँ इतनी बड़ी तादाद में बच्चे जो है स्कूल से बाहर हैं, और कोडेड माइंड्स इन बच्चों को हुनरमंदाना तालीम देगा। और ये जो होप रोज़गार बस है, ये कोडेड माइंड्स का इसी मंसूबे का एक हिस्सा है जिसके ज़रिए मुल्क भर में 3 लाख से ज़ायद मुलाजमतें भी फराहम की जाएंगी। और कोडेड माइंड्स अमेरिका और बरतानिया समेत दुनिया के 14 ममालिक में इस वक्त काम कर रही है। जबकि पाकिस्तान में ऑपरेशन जो है वो इसी साल शुरू हुआ है। इस मौके पर उन्होंने इज़हार ख्याल करते हुए जहाँ पे अपने प्रोजेक्ट की तारीफ की, वहाँ पर रुकन सिंध असेंबली शर्मिला फारूकी ने कहा कि तालीमी मैदान में लड़कियों को भी लड़कों के बराबर मौके फराहम करने होंगे और हुकूमत सिंध हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। इस हवाले से हमने बातचीत भी करनी है और हम उसको आपको बताएंगे इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में। एक और चीज़ इस हवाले से मैं शेयर करना चाहूँगी, बलूचिस्तान में जहाँ पर गाड़ियाँ और ये सब कुछ नहीं होती ना, वहाँ पे हमजा ऊंट लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट है। अच्छा। हाँ, ऊँटों के ऊपर किताबें रखकर, और वो कुछ लोग जिन्होंने काम करना होता है वो हर हालात में कोई ना कोई इनोवेटिव आइडिया जो ले आते हैं, तरीका निकालते हैं। तो वहाँ पर ये ऊँट लाइब्रेरी है। जैसे ये होप हमने आपको बताया कि एक रोज़गार बस जो है उसका इस्तेमाल किया गया, तो वहाँ पर ऊँट पे लाइब्रेरियाँ बना के वो मुख्तलिफ गोठों में, कस्बों में लेके जाते हैं ताकि तालीम फैलाई जा सके। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। फिर कुछ खाने पीने के हवाले से बातचीत है, लेकिन ये वो खाना पीना है जो रिकमेंड किया जाता है कि ये कहते हैं आप अपनी खुराक को ना दवाई के तौर पे खाएं, वरना आपको जो है ना दवाई खुराक के तौर पे खानी पड़ जाएगी। यानी इतना सूंघ के समझ के एहतियात के साथ खाएं, क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, कितना खाना है, कब खाना है। बिल्कुल ये चीज़ें जो कि हमें पता होनी चाहिए जब हम ड्राई फ्रूट्स की बात करते हैं। ड्राई फ्रूट्स की फिर हम बात करते हैं उनकी कीमतों की। खैर, खुश्क मेवाजात खाना किसे पसंद नहीं है, लेकिन अब आलमी इदारा सेहत ने जोर दिया है कि हर शख्स को यौमिया 25 से 29 ग्राम मेवे खाने चाहिए। अब 25 से 29 ग्राम को तोलना भी बड़ा मुश्किल है कि क्या मैंने खा लिया कि नहीं खा लिया। कहते हैं यूजुअली कि जैसे कहते हैं ना हैंडफुल, वो हैंडफुल जो है ना मुट्ठी भर चावल बनाए थे संगीता जी ने, बड़े वो सिंबॉलिक था। ये हैंडफुल जो है ना ये डाइट है जो कि आपको एक वक्त में एक इंसान के लिए काफ़ी होती है। इससे ज़्यादा जितनी हम खाते हैं ना, ये नहीं आप देखें किसी की इतना बड़ा हाथ है उसकी अपनी मुट्ठी, जो उससे जितना ज़्यादा खाते हैं उतना ही हमारे ऊपर जो है वो लगता जाता है और चढ़ता जाता है। बहरहाल इस हवाले से हमने अपनी हिकमत नहीं झाड़नी, हमने अपने माहिर जो है उनकी राय आपको सुनवानी है। हमारे साथ हकीम आगार साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम आगार साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आप मुत्तफ़िक़ हैं तहकीक से कि रोज़ाना 25 से 29 ग्राम मेवे ही खाने चाहिए, क्योंकि हुक्मा तो बड़े अरसे से कहते जा रहे हैं 7 दाने बादाम के रात को भिगोकर सुबह नहार मुँह खा लीजिए, तो आप इत्तेफाक करेंगे इस मिकदार से? देखिए, जो WHO ने अब नई मिकदार दी है वो 29 ग्राम है। इससे पहले जो WHO की रिकमेंडेशन थी वो 35 ग्राम थी। जो आपके साथी कह रहे थे कि वो हैंडफुल, तो वाकई वो एक हाथ के बराबर, अपने हाथ के बराबर जितना भी आ जाए उसके अंदर वो खाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस हवाले से जब हम ड्राई फ्रूट्स की बात करते हैं, इस हवाले से मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए कि मैं इसको 2 क्लासिफिकेशन में तकसीम करता हूँ जी। वो कौन सी है? सबसे पहले तो वो ड्राई फ्रूट्स हैं जो कंप्लीटली पैक होते हैं। मसलन अखरोट कंप्लीटली पैक होता है, बादाम कंप्लीटली पैक होता है, चलगोज़ा कंप्लीटली पैक होता है और मूंगफली कंप्लीटली पैक होती है। ये वो ड्राई फ्रूट्स हैं जो हमारे जिस्म में HDL का इजाफा करते हैं, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और ये दिल के अमराज से बचाने के लिए हमारे जिस्म की हेल्प करते हैं। ठीक, बिल्कुल सही। तो आपके हाल में ये मेवाजात ज़्यादा खाने चाहिए या इनका किस तनासुब से इस्तेमाल करना चाहिए? मैं अर्ज करता हूँ, दूसरी किस्म जो मैंने आपसे अर्ज की वो खुली हुई है, चाहे वो पिस्ता हो, चाहे वो काजू हो, या इसके अलावा वो हेज़लनट हो। ये आम तौर पे दरख्त पर ही थोड़ा सा खुल जाते हैं। ये वो होते हैं जो HDL को नहीं बढ़ाते, हाँ अलबत्ता हमें हेल्प आउट करते हैं।
इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए? मैं आपसे अर्ज करूँ, एक बिल्कुल मामूली सी एक शख्स अगर लेना चाहे इसके लिए तो 2 चीज़ें, 2 अखरोट, 5 बादाम, ये उसकी डेली खुराक में होना चाहिए, चाहे सर्दियाँ हों चाहे गर्मियाँ हों। ठीक है। अच्छा, एक वक्त में आगा साहब, ये एक वक्त में जो है वो खा लिए जाएं, या फिर ये कि कुछ सुबह ले लिए जाएं, कुछ दोपहर में ले लिए जाएं, कुछ शाम में ले लिए जाएं, थोड़े थोड़े करके ले लिए जाएं, या एक ही वक्त पे ले लेना चाहिए? एक वक्त पे लेने ज़्यादा अच्छे होते हैं। मुझे इसमें एक चीज़ का इजाफा करना है कि 5 बादाम और 2 अखरोट के अलावा हमें क्या लेना है। अब यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट आती है कि अगर हमें अपनी वेट को बेहतर करना है, बहुत सारे लोग होते हैं इसके साथ साथ वो अपना वेट बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें हिदायत ये है कि यहाँ पर वो 7 अदद मुनक्कों का इजाफा कर दें। बिल्कुल ठीक। हकीम साहब ये भी बता दीजिए जी, साथ हमें ये भी बता दीजिएगा कि कोई ख़ास वक्त भी रखना चाहिए कि इस वक्त खाना चाहिए, निहार मुँह ये खाने चाहिए, खाने के बाद भी खा सकते हैं, या जब दिल करे आप खा सकते हैं? अगर सुबह नहार मुँह खाएं तो ये बेहतरीन है। आखिरी जो इसकी बेहतरी आ सकती है दर्जात के लिहाज से वो रात को सोते वक्त है। दरमियान में भी खा सकते हैं, लेकिन मिड द मील्स लें, यानी 2 मील्स के दरमियान में लें, तो ये बेहतरीन चीज़ जगह होती है जहाँ पर इसको खाया जा सकता है। मैं अर्ज कर रहा था कि अगर कोई शख्स वज़न बढ़ाना चाहे तो इसमें मुनक्का का इजाफा कर दें। मुनक्का हमारे यहाँ बहुत मशहूर है। मुनक्का का मतलब जो है वो दरअसल तनकिया करना होता है, इसका बीज निकालना। बहुत सारे लोगों ने ये बात कह दी है कि जी मुनक्के का बीज जो है मुनक्के का हिस्सा होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुनक्के का मतलब ही तनकिया करना है, बीज को निकालना है। तो मुनक्के का असल नाम जो है वो मवीज़ है, और मवीज़ मुनक्का इसलिए कहते हैं कि मवीज़ का बीज निकाल दिया जाए। तो अगर वज़न का आपको बढ़ाना है तो मुनक्के का इजाफा करें। अगर आप किसी शख्स को कब्ज़ की कैफियत है तो फिर उसे लाजमी इसके अंदर जो है वो अंजीर का इजाफा करना पड़ेगा, कम से कम 3 वरना 5 अंजीरें अगर इसमें ऐड कर लें तो कॉन्स्टिपेशन का मामला भी बेहतर हो जाएगा। ये एंटीटॉक्सिन भी बन जाएगा, यह हमारी एनर्जी को भी बूस्ट करेगा, और ये एंटीटॉक्सिन होने की वजह से एंटी कैंसर भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है हकीम साहब, बहुत शुक्रिया। आप ये बड़ी एक मुफीद इंफॉर्मेशन थी जो हम सबको दे रहे थे। मेरे जैसे लोग जिन्होंने जेब में रखा होता है थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं, वो भी थोड़ा सा ख्याल करें, ज़्यादा ना खा लें, रखें ही उतना ना जितना खाना होता है। डाइट है, मुट्ठी भर रखें, जेब भर ना रखें। हाँ, तो ये जो मुट्ठी भर रहे हैं ना, ये बहुत, इसीलिए मैंने बार बार मैं तारीफ करती हूँ। मैं जब भी मेरा जहन जाता है ना संगीता जी की फिल्म जो उन्होंने पहली डायरेक्ट की थी मुट्ठी भर चावल की तरफ, कि वो उस वक्त उन्होंने ये फिल्म बनाई थी, और आज सारी डाइटरी रिकमेंडेशंस है ना, दैट कम्स डाउन टू इट। एक और जो आपके साथ स्टोरी हम शेयर करने जा रहे हैं, ये जिसे कहते हैं दुनिया के अजायबात और अजूबों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। अब ये जो पोलैंड में दुनिया का सबसे गहरा स्विमिंग पूल खुल गया। आप सोच सकते हैं कि 150 फुट गहरा स्विमिंग पूल होगा, इसकी धूम है इस वक्त पूरी दुनिया में। और जो ज़ेर ज़मीन मसनूई गारों और माया जो तहजीब है उसके शिकस्ता खंडरात पर ये मुश्तमिल है, और ये डीप स्पॉट नामी स्विमिंग पूल है जिसमें ज़ेर ज़मीन होटल भी मौजूद है, और इसमें बहुत से कमरे हैं। हमजाद सुना है कि इसमें गौताखोरों को दिलचस्प अजीब ये स्विमिंग होगी। ज़ाहिर है डिस्कवरी पूरा मिशन है, अंडरग्राउंड डिस्कवरी उस पे है। आप ये देख सकते हैं आपके सामने माया सिविलाइजेशन, जो कि एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन जो है वो तकरीबन 2600 साल बिफोर क्राइस्ट से लेकर तो तकरीबन 250 साल आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट जो है AD, ये सिविलाइजेशन का वजूद रहा है। ये अपनी आर्ट के लिए, अपने सकाफत के लिए, अपने कल्चर के लिए, अपनी एस्ट्रोनॉमी के लिए, अपने ये इस तरह के बहुत सारे जिसे कहना चाहिए ना मोन्यूमेंटल किस्म की तामीरात के लिए बड़े मशहूर थे। अब तैराक जब गहराई में जाते हैं तो उन्हें मसनूई गार, माया तहजीब के शिकस्ता आसार देखने को मिलते हैं। ये जैसे आप देख रहे हैं कुछ राइटिंग्स भी इनकी बड़ी खूबसूरत मानी गई है माया सिविलाइजेशन की। आज तक लोग उसे डिकोड कर रहे होते हैं। और जब इसका इफ्तिताह किया गया तो गोताखोरों का ये कहना था कि यहाँ कोई मछली या कोई और चट्टानें मौजूद नहीं है, अलबत्ता पानी में बाहिफाजत गोता लगाने की तरबियत के लिए ये एक बेहतरीन मकाम है। यहाँ पर तरबियत हासिल की जा सकती है, नीचे कोई ख़तरा मौजूद नहीं है उनके लिए। हाँ, जाना चाहेंगे इस जगह पे? बिल्कुल जाना चाहेंगे, क्यों नहीं जाना चाहेंगे, देख के इतना अच्छा लग रहा है। दुनिया के जैसे कहना चाहिए ना अल्लाह ताला की वो जैसे ना कि आप देखें इन लोगों को जो कि आपसे पहले दुनिया में रहे हैं और फिर उनका अंजाम हुआ है, ये एक जैसे कहना अजायब तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ एक इबरत भी है हम लोगों के लिए कि कैसे कैसे लोग इस दुनिया में आए और चले गए, और कैसे कैसे लोग अभी मौजूद हैं। ये हम अब आपको 4 सदा से बताएंगे कि एक बुजुर्ग ने 10 माह के अरसे में ना सिर्फ
हाथ से कुरान करीम लिखा है बल्कि उसका पश्तो जुबान में तर्जुमा करने की सादत भी हासिल की है। और इस बुजुर्ग से हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं अपने नुमाइंदा 92 ज़ीशान काका खेल के ज़रिए से। जी हमज़ा और फ़राह, बहुत शुक्रिया। आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे बुज़ुर्ग के साथ कि वो न सिर्फ अपने घर वालों के लिए, खैबर पख्तूनख्वा के लिए, पाकिस्तान के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गए हैं। ये जो बुज़ुर्ग है उन्होंने 10 माह की कलील मुद्दत में न सिर्फ कुरान पाक को अपने हाथ से लिखा बल्कि इसका पश्तो में तर्जुमा भी किया। ये कुरान मजीद मैंने रोशनाई से कलम के ज़रिए लिखा है, पश्तो तर्जुमा के साथ 10 माह के कलील मुद्दत में। लेकिन इसके लिखने पर जो मैं आपको बता दूं, एक सफ़े पर मेरा 1.5 घंटा खर्च हुआ है, आधा घंटा लिखने में और 1 घंटा सुखाने में। इनका जो कारनामा है, इनको न सिर्फ दाद देने की ज़रूरत है बल्कि इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है, क्योंकि इतने कलील वक्त में कुरान पाक को न सिर्फ लिखना बल्कि तर्जुमा करना एक बहुत बड़ा काम है। जी बिल्कुल ठीक है ज़ीशान, बहुत शुक्रिया आपने हमें इन बुज़ुर्ग से मिलवाया। ये प्रायोरिटीज़ की बात है फ़राह कि आपकी प्रायोरिटीज़ हैं क्या और आप सोच क्या रहे होते हैं, यही अक्कास है, फिर आप वैसी ही चीज़ तख्लीक करते हैं। और अल्लाह ताला उनकी इस काविश को, उनके इस जज्बे को कबूल व मंजूर फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको भी ये हिदायत दे कि हम ना सिर्फ अल्लाह ताला के पैगाम और तालीमात पे अमल पैरा हों बल्कि उसको आगे पहुँचाने का ज़रिया और बाइस भी बने अपने अमाल के ज़रिए से। बिल्कुल अपने जैसे कहते हैं ना, वो हम जो करते हैं वो दुनिया को बताता है कि हम किसके मानने वाले। तो कोशिश तो करें और ऐसी कोशिश करें जो अल्लाह को भी पसंद आ जाए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद आ जाए। और वो कह रहे हैं कि 1.5 घंटा मुझे एक सफ़ा लिखने में जो है लगता था, 1 घंटा तो सिर्फ सुखाने में लग जाता था। तो कितनी मुश्किल से इस उम्र में उन्होंने ये काम किया और ये जितना भी इनको सराहा जाए वो काम है। और ज़ीशान ने बहुत अच्छा किया, हमारी मुलाकात करवाई है इनसे। बिल्कुल सही। सब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। हैव अ वंडरफुल डे। कल फिर मिलेंगे, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।